सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार और कल की एक्सपायरी के पहले बचा है आज का आखिरी 1.5 घंटा। कैसा रहेगा ट्रेड, क्या करें तैयारी कल की और किस तरह का रहेगा एक्शन, इस पर है खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शुरुआती 2 घंटे के भरपूर एक्शन के बाद बाजार एक रेंज में जरूर रहे हैं, पर आने वाले 1.5 घंटे में भी भरपूर एक्शन की तैयारी है और काफी सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर हमारी नजर है। तो सर, एक्शन की शुरुआत करते हैं, बताइए बड़ी बातें क्या हैं इस समय। निफ्टी में सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 1/4% की तेजी के साथ निफ्टी 11,250 के करीब है, लेकिन बैंक निफ्टी से सपोर्ट और सहारा आता नहीं दिख रहा। शुरुआती बढ़त गंवाकर बैंक निफ्टी फिर से लाल निशान में, निचले स्तरों से रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी आकर ऊपरी स्तरों पर टिक भी नहीं पा रहा है। दोनों तरफ के ट्रेड आपको बैंक निफ्टी में नजर आएंगे। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा मजबूत है, लेकिन मेटल और बैंक्स आज की कमजोर कड़ियां हैं। ये 2 स्पेस ऐसी है जहां से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी में अच्छी तेजी सुबह से बनती हुई दिख रही है। लीवर, आईटीसी, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब के सब मजबूत है 2 से 3%। वहीं डाउ फ्यूचर्स ये दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है और यूरोप के बाजारों में आधा से 0.5% तक की नरमी इस वक्त आपको नजर आएगी। दीप बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल बाजार तो आज ज़्यादा सहारा नहीं दे रहे हैं। डिबेट जब से खत्म हुई तब से थोड़ा प्रेशर यहाँ पर आया है, पर इसके बीच भी हम देख रहे हैं कि सर निफ्टी 50 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी शुरुआती भारी गिरावट के बाद संभला हुआ है, इस समय सिर्फ 20-25 पॉइंट्स की गिरावट है। तो इसको किसी तरह से पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि नेगेटिव ग्लोबल क्यूज में भी हमारे बाजार होल्ड आउट। आपकी मर्जी, वैसे लो दीप। एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिसीजन आप पर छोड़ रहा हूं, लेकिन बाजार ही ऐसे हैं। अगर आपको अच्छा सोचना है तो देखिए निफ्टी 11,275 पर बहुत बढ़िया, वो भी तब जबकि एफआईज की बिकवाली कल हुई है, वो भी तब जबकि 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, और वो भी तब जबकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब इससे बढ़िया मजबूती और क्या चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव साइड पर देखना है तो देखिए एफआईज बेच रहे हैं तो ऊपर में टिकेगा कैसे। देखिए डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं तो कल फिर हम जब लौटेंगे तो फिर डर रहेगा कि नहीं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी तो सहारा दे नहीं रहा, तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वहीं नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और जब आपके पास दोनों तरफ के है ना पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए बराबर हो, तो फिर एक ही तरीका है बाजार के डायरेक्शन को तय करने का, और वो डायरेक्शन ये है दीप कि आपको सपोर्ट लेवल पर खरीदना है, रेजिस्टेंस लेवल पर बेचना है। ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन का मार्केट है। इसका मतलब ये 21,450 से लेकर 21,650 बैंक निफ्टी पर सप्लाई जोन है, और नीचे की तरफ 21,150 से 21,150 या 21,275 तक मान लें, वो आपके लिए सपोर्ट जोन है। निफ्टी में 11,175 11,200 सपोर्ट जोन है, 11,300 11,350 के आसपास उधर पहुंचे तो वो सप्लाई जोन बनेगा। तो एग्जैक्टली रेंज को ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यही तरीका है जब बाजार में आपके पास दोनों तरह के ट्रिगर्स हो। देखिए आप जैसे ही ऊपर जाएंगे आपके लिए खरीदने का कंफर्ट और कॉन्फिडेंस कम होगा डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, एफआईज की बिकवाली को देखते हुए, और जैसे ही नीचे आएंगे आपको ये लगेगा कि चलिए रेंज में है, खरीदारी करने का मौका है। 11,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है, 21,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में भी है बैंक निफ्टी पर। तो इतना आसान भी नहीं है उन लेवल्स को पार करना। तो उन लेवल्स के आसपास सप्लाई आएगी, वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, निचले स्तरों पर खरीदारी आएगी, वहाँ पर फिर से लीजिए। ये काम करना आसान नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अगर करना है तो यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इस मार्केट में। रेंज बाउंड ट्रेड में कॉन्ट्रा ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसी कॉन्ट्रा ट्रेड पर करते हैं फोकस, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स और शुरुआत करते हैं बसिन साहब के साथ, उनकी बिगुल के साथ लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। स्वागत है सर आपका, नमस्कार। सबसे पहले तो अपडेट दें आपके कॉल्स के, और उसके बाद में मैं आपसे फ्रेश कॉल्स लेता हूं सर। तो अनिल जी, अपडेट देने से पहले मैं 1 मिनट लूंगा आपका। मैं 4 पॉइंट कहना चाहता हूँ। जरूर। पहली बात आपने देखी है कि हमारे कोविड केसेस डिक्लाइनिंग पे आ गए हैं। देयर वाज यस्टरडे केस ऑफ 70,000, सबसे बड़ा पॉजिटिव। सेकेंडली, कल अक्टूबर की शुरुआत है और 4 दिन की छुट्टी आ रही है, 2 अक्टूबर और 3 दिन, और दुनिया वेट कर रही है दुकानों में जाके खरीदारी करने के लिए। सेकेंडली, थर्ड, मुझे आदित्य पुरी पे ज्यादा भरोसा है रादर देन जो बाइडन जो कह रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की बुक सबसे अच्छी चल रही है और वो अगले महीने में रिकॉर्ड रिजल्ट देंगे, तो मुझे उन पे ज्यादा भरोसा है। चौथी बात,
आपके यहाँ करंट अकाउंट सरप्लस है। डोंट बी सरप्राइज के इस वीकेंड पे सरकार से 2 अक्टूबर पे कोई पैकेज ही आ जाए स्टिमुलस का, क्योंकि उनके यहाँ तो अब कैश सरप्लस है। और फोर्थली, जो बैंक्स में होना है वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट कर देगा। सारा कुछ प्राइस इन है। बैंक्स आर राइप फॉर अ पुल बैक बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ शॉर्टिंग। आई डोंट रूल आउट अ 1500 पॉइंट रैली इन बैंक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Fifthly, it is the time for India now to outperform globally rather than what Joe Biden and Dow Future. So this is the time, put your money where your mouth is. आपको अपडेट दे रहा हूँ अनिल जी, कल आपको जो कॉल दी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट था, टाटा पावर सन लॉन्ग थे, सन में 517 पे हमने बुक करा दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट में आपको 4% मिला जो ट्रेडर था। आपको बजाज ऑटो और भारत फोर्ज किया था शॉर्ट, वो दोनों में बुक करा दिया। सन टीवी अपना टारगेट से हो गया 479 रुपए और सो हैज डीएलएफ हिट इट्स टारगेट। और मेरा मनपसंद शेयर एचडीएफसी आज का न्यू हाई है, जो मुझे लगता है यहाँ से 200 रुपए और चलेगा। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, दोनों बाय की हैं और दोनों बैंक्स में हैं जो सबसे हेटेड है। परफेक्ट। तो चलिए, बैंक्स में खरीदारी करने का मूड माहौल है और यहाँ से अच्छी तेजी की संभावना, जो सारे पॉइंट्स बताएं बसिन साहब ने। बताएं सर, अक्टूबर का महीना आपकी बात सुनकर लग रहा है कि बेहतरीन रहने वाला है, क्या क्या खरीदना है सर? तो पहला सबसे बड़ा दिग्गज बैंक एचडीएफसी 1070 में लीजिए, 1047 का स्टॉप लॉस, 1160 का पहला टारगेट, दूसरा 1200। दूसरा बैंक अगेन लार्जेस्ट कॉर्पोरेट लेंडर एक्सिस बैंक 422-23 में लीजिए, 414 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। ओके, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में खरीदारी करनी है आपको, ये है राय बसिन साहब की तरफ से। एक्सिस बैंक 422 के आसपास करनी है खरीदारी। पहले एचडीएफसी बैंक आपके सामने रख दूं, 1047 ये आपका स्टॉप लॉस है, 1160 1200 का टारगेट है, 1075-77 के आसपास खरीदारी कीजिए। और एक्सिस बैंक 422 के आसपास खरीदारी कीजिए और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 414 का, 414 टारगेट है, 475। बड़े बड़े टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़े। ये है बसिन साहब की तरफ से 2 बेहतरीन बैंक्स पिक आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब। 2:50 पर करेंगे आपसे फिर मुलाकात, तब लेंगे आपसे आपकी बेहतरीन पिक्स। आइए, मानसी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए उन तमाम इवेंट्स पर जिन पर रखनी है हमें नजर आज, कल और वीकेंड पर। मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी। आज वोडाफोन आइडिया की एक एजीएम है, इसी के साथ एसबीआई की बोर्ड बैठक है। बॉन्ड्स के जरिए 5000 करोड़ जुटाने पर इस बोर्ड बैठक में फैसला लिया जाएगा। पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का ओपन ऑफर आज क्लोजिंग से बंद हो जाएगा। वहीं मोतीलाल ओसवाल का बायबैक भी बंद होगा। अनलॉक 4.0 तो खत्म हो रहा है, लेकिन 5.0 की गाइडलाइंस आने वाली है, इस पर भी फोकस रहेगा। कल का दिन काफी सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी गुरुवार का दिन है, होती हुई दिखेगी। ऑटो कंपनी सितंबर बिक्री के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। कैम्स और कैमकॉन स्पेशलिटी की लिस्टिंग होती दिखेगी। मसगांव डॉक, यूटीआई, एएमसी, लिखिता इंफ्रा के आईपीओज बंद हो जाएंगे कल के दिन। वहीं सुमितोमो केमिकल का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए कल खुलेगा। बदलाव की जो मैं बात कर रही थी, एक तो पश्चिम बंगाल में शर्तों के साथ मल्टीप्लेक्स खुलने की इजाजत मिली है। वहीं 1 अक्टूबर यानी कल से ओपन सेल्स पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी की भी संभावना है। मुंबई में टोल टैक्स कल से बढ़ जाएगा। और साथ ही आपको बता दें, कल घरेलू गैस कीमतों के फ्लोर प्राइस सेट करने के लिए गाइडलाइंस जारी होती हुई दिखेंगी। प्राइस मैकेनिज्म में बदलाव होता हुआ इससे दिख सकता है और इसका इम्पैक्ट खासतौर से डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, गैस इंपोर्टिंग कंपनीज पर जाता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजार बंद रहेंगे। वहीं शुक्रवार के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के मौके पर भारतीय बाजार भी बंद रहेंगे। इस दिन हांगकांग, चीन और साउथ कोरिया के बाजार बंद रहेंगे और अमेरिका में सितंबर के रोजगार के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कई सारे ट्रिगर्स। और 1 अक्टूबर है, फाइनेंशियल ईयर, आधा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो कई सारे चेंजेस जो होते हैं उसके बाद वहाँ पर भी हमारी नजर रहेगी। कई डेटा भी आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मानसी, और ये सारे ट्रिगर्स बताने के लिए। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि आगे मार्केट एक्शन कैसा रहेगा, कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। राकेश जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बागले साहब हैं, किरण जी भी हमारा साथ दे रहे हैं और आशु सर भी हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार का एक्शन दोनों तरफ का हो रहा है और अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है। फार्मा स्टॉक्स में एक बार फिर से हम एक्शन देख रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि डिफेंसिव्स का भी पार्टिसिपेशन है, तो यहीं पर एक्शन होते हुए दिख रहा है। चलिए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो नजर रखिए HUL पर। यहाँ पर अच्छी खरीदारी आई है और सुबह से बाजार को ये सहारा दे रहा है। डेज हाई से थोड़ा फिसलकर अब वापस मूवमेंट दिखा रहा है। किरण जी, HUL पर जो मूवमेंट है इसके बारे में क्या व्यू है?
हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरा मानना है कि काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक बढ़िया काइंड ऑफ सपोर्ट है, तो मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिल जानी चाहिए। वैसे भी एफएमसीजी की काउंटर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मैं एक लेवल की राह देख रहा हूँ, अगर वो लेवल निकलती है तो और एक एफएमसीजी का रिकमेंडेशन आ जाएगा। और इधर मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 2065 का। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 2120 का है, वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए कल तक के लिए। तो ये है एचयूएल पर राय आपके लिए। आइए आशु मदान साहब के लिए बिगुल और आशु सर से लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। अनिल जी, पहले तो एक छोटा सा अपडेट है और मार्केट का व्यू भी सेम है। मार्केट अनिल जी कहीं नहीं जा रहा अभी कल तक। 11,200, 11,300, 325 के बीच में घूमेगा, इसी के बीच में रहेगा। और जो जिस तरह से मैं अक्सर बेंजे को एक्सपायरी व्यू देता हूँ और जो जिस तरह के स्प्रेड हम क्लाइंट्स को बताते हैं आपसे शेयर करता हूँ, तो हमारा व्यू है कि 11,250 के आसपास की एक्सपायरी होनी चाहिए और इसके बीच में वॉलिटिलिटी रहेगी 11,200 और 11,300, 325 में। अनिल जी एक स्प्रेड बनाया था परसों 11,200, 350, 1:2, जिसकी कॉस्ट थी 30 रुपये, अब वो 60 रुपये है। तो 30 रुपये लगा के आपको बिल्कुल 30 पॉइंट का और प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपये का। और अगर इसके आसपास बंद होता है तो और भी हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ये कहता है कि जब आपके पैसे डबल हो रहे हो तो आपको बुक कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़ अनिल जी, अभी बैंक्स में अभी भी हमारा जो आपको अगर ध्यान हो पिछले 10-12 दिन पहले से, जब से कोटक और बाकी बैंक में सेल कॉल्स दी थी कि हमारा व्यू बैंक्स में वीक है, अभी भी अनिल जी सिलेक्टिवली वीक है। तो उसके लिए अभी हमने क्लाइंट्स को एक स्प्रेड दिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो नेगेटिव स्प्रेड है, बियर स्प्रेड है 1:1 का, और वो स्प्रेड है बंधन बैंक में। बंधन बैंक में अनिल जी 280 रुपये की पुट लेनी है, इन द मनी पुट लेनी है, और 250 रुपये की एक ही पुट बेचनी है। ये अनिल जी बंधन बैंक की इन द मनी पुट 1:1 है। और अनिल जी ये महीना ना बहुत बड़ा है, मतलब आज हम एक हफ्ता खत्म कर रहे हैं और अभी तक अक्टूबर शुरू नहीं हुआ। तो पहले में अनिल जी अगर आप पुट्स लेते हैं और अगर आपके फेवर में इतना नहीं भी मार्केट रहता तो प्रीमियम आपके फेवर में रहते हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू आपके साथ रहती है। तो बंधन बैंक की अनिल जी 280 रुपये की पुट लेनी है जिसका भाव है 18.5-19, और 250 की एक ही बेचनी है 1:1 जिसका भाव है 6-6.25 रुपये। तो आपकी कॉस्ट आती है अराउंड 13 रुपये, और ये 13 रुपये में अनिल जी मुझे लगता है कि ये इसमें मतलब 50% एप्रिसिएशन हो जाएगी और आपको बंधन बैंक में पैसे मिलने चाहिए। लेकिन ट्रेड अनिल जी बड़ा मंथ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑप्शन के थ्रू ही बनाएं, वो बेटर रहेगा, सेफ रहेगा। तो एक ये कॉल है अनिल बंधन बैंक की। और अनिल जी एक आध स्टॉक के बारे में आपसे और डिस्कशन करनी है, जब आपके पास टाइम हो, कोई कॉल नहीं हो तो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, जब भी आप बताएं। बिल्कुल सर, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी है, एक के बाद एक कॉल बिगुल के लिए। पहले वागले साहब, फिर विश्वेश जी, फिर किरण जी। तो वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मैं बाय करूंगा श्री सीमेंट। आई थिंक दीपांशु ने ये इसका जिक्र किया, मुझे लगता है इसमें मोमेंटम है। इसने एक स्विंग हाई को ब्रेक किया है 20,400 के आसपास का, अभी 20,500-510 है। यहाँ पर बाय करे, 20,400 तक ऐड करे अगर आता है तो। मेरा स्टॉप लॉस 20,250 का होगा और मेरा टारगेट लगभग 21,000 का होगा। मुझे लगता है यहाँ से 501 रुपए की मूव आनी चाहिए आज और कल तक। ओके, 20,490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। श्री सीमेंट में खरीदारी करने की राय बिगुल। किरण जी के लिए, किरण जी का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी एक बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन का और एक ट्रेंड रिवर्सल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और एफएमसीजी का स्टॉक है, नाम है डाबर बाय करने की सलाह है। पर एक स्ट्रेटेजी है 516, अभी करंट मार्केट प्राइस है 516 से 512, ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। पोजिशनल व्यू के लेके चलना चाहिए। मेरे टारगेट्स काफी बड़े हैं। मेरा स्टॉप लॉस 509 का रहेगा, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं आज कल के लिए, यानी कल सवेरे तक के लिए 525 के रहेंगे। पर अगर 3-4 ट्रेडिंग डेज का अगर व्यू लेते हैं तो मेरा मानना है कि 535, 540 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बड़े टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस वही रहेगा 508 का, और ये ट्रेड लेके चलना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ही बेहतरीन है अनिल जी।
सब जगह बेहतरीन रहेगा। आज तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में जबरदस्त खरीदारी है, धमाल मची हुई है। तो किरण जी भी अपना कमाल दिखा रहे हैं डाबर के साथ। आइए एक और कमाल आपके लिए। विश्वेश जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए आज शो में तो है नहीं, लेकिन सिर्फ तन से नहीं है, मन से पूरी तरह से शो में ही लगे हैं। शो की शुरुआत में ही उन्होंने मैसेज ए फ्रेंड करके बोल दिया कि मैं कॉल्स देना चाहता हूं, वो भी जबरदस्त वाली। तो आइए विश्वेश का विशेष। और बता दूं आपको कि विश्वेश के कॉल के बाद तुरंत ही आ रही है आपके लिए एक बेहतरीन और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। स्वाति हमारे साथ जुड़ेगी। तब तक बताइए विश्वेश जी, क्या इरादा है? अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जोर से शॉर्ट कवरिंग के आसार बन रहे हैं डेटा में। बैंक निफ्टी ने सुबह से 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं 21,300 को तोड़ने के, और 21,300 के कॉल में हैवियर राइटिंग थी। अब लास्ट 15 मिनट में शो जब शुरू हुआ 2 बजे, उसके बाद में हमने देखा कि जिस हिसाब से 21,300 में अनवाइंडिंग हो रही है और बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से 21,800 की ओर जा रहा है। तो अनिल जी, बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय होगी। और थोड़ा सा ऊपर आ गया हमारे पास, लेकिन फिर भी खरीदारी करिए, नीचे आए तो और खरीदारी करिए। मुझे लग रहा है कि 21,250 से बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग अगर आता है तो 21,800 तक के टारगेट बनेंगे। और कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो जो आ रहा है, अनलॉक 4, अनलॉक 5 हो गया या फिर मोरेटोरियम के ऊपर न्यूज हो गया, सिस्टम में बहुत ज्यादा हैवी शॉर्ट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बैंक निफ्टी को खरीद के आप चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 21,800, मतलब एक्सपायरी कल की काफी सरप्राइजिंग रहेगी बेयर्स के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सरप्राइजिंग या शॉकिंग? सर शॉकिंग तो शब्दों का सही इस्तेमाल करो। सरप्राइजिंग तो उनके लिए जो मतलब तेजी में है, शॉकिंग उनके लिए जो मंदी में है। तो शॉकिंग रहेगी ना बेयर्स के लिए। जी बिल्कुल सर, हमने HDFC बैंक भी बाय दिया था थोड़े दिन पहले, और मुझे लग रहा है देखिए बहुत हैवी शॉर्ट्स है बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है यहाँ से। बस लगाना ही नहीं कि बिना स्टॉप लॉस ही खरीदना है। इतने कॉन्फिडेंट, सुपर बुलिश सर, एकदम नो स्टॉप लॉस। सर 21,250 का स्टॉप लॉस, ये 21,400 था तभी हमने इनिशिएट किया था, अभी 21,540 हो गया है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो खरीदिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 21,300 के कॉल के जरिए खरीदारी करिए। 300 रुपए चल रहा है, थोड़ा नीचे आता है तब तक खरीदारी करिए 260 तक। मुझे लग रहा है ये ऑप्शन 420, 450 तक जा सकता है। ओके, 420 नहीं रखेंगे, शब्द अच्छा नहीं, 425 और 450 दो टारगेट रखेंगे विश्वेश जी। तो 21,250 का स्टॉप लॉस लगाकर 21,800 के टारगेट रखें। ये है आपके लिए लेवल। ये सारे फ्यूचर्स के लेवल हैं कि कैश के? सारे फ्यूचर्स के लेवल, सारे फ्यूचर्स के लेवल। तो परफेक्ट। तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय विश्वेश जी की। और इस बात करते करते देखिए 21,500 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी मजबूती के साथ भागता हुआ। अच्छा, यही है कि इसके अलावा और कुछ? एक और ट्रेड है सर, काफी बढ़िया चार्ट पैटर्न है। बताओ सर, इन्विटेशन दे दिया मैंने आपको। सर लुपिन अच्छा लग रहा है। लुपिन करंटली 1008 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि लुपिन में एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है कि, और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। छोटा सा स्टॉप लॉस है 990 का, और मुझे लग रहा है लुपिन यहाँ से एटलीस्ट नहीं तो भी 50 से 60 रुपए चलना चाहिए। तो लुपिन में खरीदारी करनी चाहिए। अभी मैंने एक्चुअली पैटर्न चेंज की है। क्या कर रहे हैं, जो चल जाते हैं स्टॉक जिसमें बुलिश होता है, उसके बाद जब कूल ऑफ आता है तब उसमें एंट्री करते हैं। तो लुपिन मॉर्निंग में चला था, कूल ऑफ आया है, बढ़िया एंट्री मिल रही है। करंट लेवल 1010 पे एंट्री करिए, 990 का स्टॉप लॉस, 1040 और 1060 के टारगेट के लिए 2-3 दिन के लिए लुपिन को बाय करिए। टारगेट भी वही, स्टॉक भी वही, स्टॉप लॉस भी वही। लुपिन पे सब बुलिश हैं। सुबह शुभम जी ने भी खरीदारी करने की राय दी, मेरे ख्याल से सिमी जी ने भी दी थी। 2-3 कॉल सुबह, हाँ, सिमी जी, शुभम जी, सबकी खरीदारी की राय। और अब विश्वेश जी की तरफ से भी लुपिन खरीदने की राय। 1040 से 1060 मजबूत शेयर किसी वक्त दौड़ फिर से लगाएगा। 1000 के पार निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जो दौड़ लगाने को तैयार है वो दे रहे हैं कुणाल जी राकेश जी, चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, आज सुबह सुबह भी आपने एक जिम्मेवारी दी थी कि एफएमसीजी में कोई मूव है तो बताना। तो हमारी अब खरीदारी की राय है। एफएमसीजी स्टॉक है हमारा नेस्ले। इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, टर्न अराउंड हो रहा है। स्टॉक के अंदर जो करेक्शन आई थी, बड़ी करेक्शन के खत्म होने के संकेत हैं। जो एक बड़ी करेक्शन थी वो खत्म हो रही है, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म नजरिए से काफी बेहतरीन लगता है। और ये स्टॉक एफएमसीजी स्पेस में एक बड़ा अपमूव दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, इस तरह पर बाय करके चले। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 15,950 पर 15,950 पर आपको रखना है। पहला टारगेट 6350 रुपए का, दूसरा टारगेट
16,350 रुपए का, दूसरा टारगेट 16,500 रुपए का। तो 16,500 के टारगेट के लिए नेस्ले में खरीदारी की राय। कहाँ से आपकी पाताल लोक से ऐसी आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है बिल्कुल इको साउंड में। कुणाल जी कहाँ है? कोई इसी ग्रह पे है, इसी प्लेनेट पे कहीं और है? अरे जी आवाज ठीक मिल रही है मेरी? पता नहीं भाई साहब, ठीक तो नहीं लग रही लेकिन मिल रही है जरूर है। चलिए राकेश जी, देर से ही सही जागे जरूर। सुबह काम दिया था मैंने कि एफएमसीजी शेयरों पर नजर रखना, नजर रखते रखते दोपहर हो गई, मार्केट बंद होने के बाद नहीं जागे, यही बढ़िया बात है। 15,950 स्टॉप लॉस, 16,350, 16,500 ये टारगेट। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से एक बार इस वक्त की एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख। स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं इस वक्त और बताने के लिए। स्वाति बताइए क्या खबर है, किन कंपनियों को लेकर खबर है? जी हाँ, बड़ी खबर जरूर है और दो कंपनीज को आपको यहाँ फोकस करना होगा। उन दोनों के नाम मैं पहले बता देती हूँ और उनके लिए बेहद ही बढ़िया खबर है क्योंकि सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिंदल स्टेनलेस हिसार और जिंदल स्टेनलेस, इन दोनों ही कंपनी के लिए एक जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की थी सरकार को एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए, वो सरकार ने मान ली है। और हमने देखा यहाँ पर 5 साल के लिए जो फ्लैट हॉट रोल फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का 5 साल का फैसला लिया है। ये 3 कंट्रीज से जो आता है, चाइना, मलेशिया और कोरिया, इन तीनों से डिफरेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर है जो मैं बताती हूँ कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी इन तीनों कंट्रीज से लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक स्टील मेकर्स है और खास करके ये दो कंपनीज, क्योंकि इनका ही सबसे ज्यादा इसमें प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है, उनको बहुत बढ़िया फायदा यहाँ दिखते हुए नजर आ रहा है। और ड्यूटी जो इम्पोज की गई है चाइना से वो होगा $160 प्रति मिलियन टन, और अगर हम बात करें कोरिया से तो $255 प्रति मिलियन टन, और इसी तरह से मलेशिया के लिए $155 प्रति मिलियन टन की ड्यूटी सरकार ने लगाने का फैसला लिया है। उनका ये कहना है, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो जरूर पाया कि यहाँ से जो स्टील के प्रोडक्ट्स, जिस मैंने बताया हॉट रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील डंप हो रहे हैं और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है और इसके चलते ड्यूटी लगना अब जरूरी है। तो 5 साल के लिए एक बड़ी खबर इन दोनों ही कंपनीज के आते हुए, जो कि इनके लिए बेहद अच्छी साबित हो रही है। स्टेनलेस और जिंदाल स्टेनलेस हिसार, जिंदाल स्टेनलेस हिसार तो मुझे याद है हमारे मालामाल वीकली में हमने इस स्टॉक को कवर किया। बेहतरीन कंपनी और यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। चीन और कुछ और देशों, कोरिया वगैरह से जो रोट होल फ्लैट्स, पता नहीं ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग तरह के, समझना मुश्किल काम है मिले, लेकिन ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर ड्यूटी लगाई जा रही है और ये नोटिफिकेशन आ चुका है, ये ऑफिशियल खबर हो चुकी है। स्वाति, ये सोर्स बेस नहीं, ये ऑफिशियल खबर है, ये ड्यूटी लग चुकी है, राइट? जी हाँ, सरकार ने इस पे जो डिस्कशंस हो गए वो पूरे होके अब ये रेकमेंड कर दिया और अब ये लग गई है, अथॉरिटी ने मान लिया और ये ऑफिशियल हो गई है सर खबर। ओके, तो ये 2 कंपनियां हैं जिसके लिए आपको फोकस करना है। यहाँ पर ड्यूटी लग चुकी है, जिंदाल स्टेनलेस और जिंदाल स्टेनलेस हिसार, इन 2 कंपनियों पर फोकस करिए। दोनों ही कंपनियों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी लगने की खबरें आती हुई दिख रही है। चलिए, तो ये है एक बड़ी खबर। और आइए कुछ और खबरें देख लें। बताने के लिए तैयार है वरुण, स्टॉक्स न्यूज़। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, सबसे पहले तो जो प्राइमरी मार्केट में एक्शन है उसके ऊपर नजर डालते हैं। माज़गाडॉक का आईपीओ 3.5 गुना भर चुका है, तो ये अच्छी खबर। लिखिता इंफ्रा 1.8 गुना भरा है, यानी ऑलमोस्ट 2 गुना भर चुका है। लेकिन यूटीआई एएमसी देखिए, ये नहीं भर पा रहा है, अभी तक केवल 43% ही भरा है, यानी कि आधा भी नहीं भर पाया इनफैक्ट ये आईपीओ। तो ये प्राइमरी मार्केट का एक्शन है। अब आंध्रा पेट्रो, यहाँ जी बिजनेस ने आपको जो सुबह एक्सक्लूसिव खबर दी थी सूत्रों को हवाले से कि ईयू, इंडोनेशिया, कोरिया के जो इथेनॉल हेक्सोनॉल है उस पर ड्यूटी लगा सकते हैं। साथ ही साथ मलेशिया, ताइवान, यूएस से ये जो इथेनॉल है उस पर जो ड्यूटी है वो बढ़ सकती है। और इसकी जो कंप्लेन है वो दरअसल आंध्रा पेट्रो ने की थी। इसके लिए स्टॉक में आज आपको तेजी भी देखने मिल रही है। एसजेवीएन गुजरात में 100 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है उसके लिए इन्होंने बोली जो है वो जीत ली है। वहीं बीपीसीएल, इस कंपनी के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आज आखिरी डेट थी, लेकिन ये डेट अब आगे बढ़ चुकी है और जो अगली डेट अब निकल के आ रही है वो 16 नवंबर की निकल के आ रही है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील पे नजर रखें, खासकर ये 2 कंपनी इसके लिए क्योंकि इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। और ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि भारत से इंपोर्ट होने वाली जो स्टील है, ईयू उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो लगा सकता है। अगर ऐसा होता है
तो यहाँ JSW स्टील को इसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्योंकि ये काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं। टाटा स्टील के लिए फिर भी अच्छा होगा क्योंकि यूरोप में इनकी ऑलरेडी एक सब्सिडरी है। HDFC बैंक, यहाँ पे HDFC बैंक के जो MD है आदित्य पुरी, उनके तरफ से बयान आया है कि प्री कोविड लेवल तक अब बैंक का जो कारोबार है वो पहुंच चुका है और बैंक की बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी मजबूत है। कॉन्कॉर के ऊपर नजर रखिए, यहाँ न्यूज़ वायर के हवाले से खबर आई है कि रेल मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट जारी किया है जिसके तहत रेलवे की ज़मीन जो है उसकी लीज पॉलिसी पर कैबिनेट जो नोट है वो जारी हुआ है और रेलवे की ज़मीन की लीज पॉलिसी पर कैबिनेट में चर्चा एक संभव हो सकती है और पॉलिसीज में रेलवे की ज़मीन निजी कंपनियों को 33 साल के लिए देने की मांग की जा रही है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपको कॉनकॉर पे देखने मिलेगा। सबसे आखिरी में भारतीय एयरटेल सिक्योर लॉन्च कर दिया है इन्होंने। ये एयरटेल सिक्योर जो है वो साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज देने वाली है, तो ये भी एक काउंटर है जिस पे आज खबर आई है। ओके, तो ये तमाम खबरें जिन पर आपको करना है फोकस इस वक्त नजर रखनी है। आइए आशु जी कुछ अपने अपडेट्स देना चाहते हैं और एक बार आशु जी से अपडेट्स भी ले ली जाए और कुछ अगर फ्रेश कॉल्स भी है तो बताएं आशु सर। अनिल जी, मैंने एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं और आधा मिनट लूंगा प्रीफेस बनाने के लिए। अनिल जी, आपको ध्यान होगा कि हमने जो 60s और 70s में स्टॉक होते हैं तो उसको एक वो बिलो 50 का क्लब बनाया है, जो 42 रुपीज़ का टारगेट पहले PNB में दिया, फिर 42 में बैंक ऑफ बड़ौदा में दिया और आई थिंक एक बार कुणाल जी और राकेश जी मैंने येस बैंक में भी ये सब किया। अनिल जी, एक और स्टॉक रडार पे आया है जिसमें मैं 50% श्योर हूँ, मतलब श्योर तो नहीं सर, 50% है तो चांस है कि वो भी अब उसी लीग में जा रहा है जो मेरा 42 रुपी क्लब है विच इज़ बिलो 50। और वैसे तो अनिल जी मेरे को 10% भी अगर वो मिलता है तो बेचने के तो 10% भी काफ़ी होता है, तो 50 तो काफ़ी है। लेकिन अनिल जी मैं मतलब आपके माध्यम से लेड बाय यू एक पॉल करवाना चाहता हूँ स्टॉक के लिए, क्या वो जो मैं सोच रहा हूँ और जो मेरा डेटा कह रहा है बिलो 50 क्लब में जाने को तैयार है, वो स्टॉक है अनिल जी ONGC। और वो अनिल जी आपसे पूछना है, अनिल जी ये कॉल नहीं है, पहले कैविएट है, ये सेलिंग कॉल नहीं है, ये भी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ लेड बाय यू और मैं बाकी पैनलिस्ट लेड बाय कुणाल जी और राकेश जी, क्योंकि वो वर्ड ऑफ कॉशन देते हैं कि वही। और अनिल जी कोल और IOC ONGC इसमें आपको हमारी राय तो बिल्कुल मालूम है, तो अनिल जी ONGC क्या उस क्लब की तरफ जा रहा है, पहुंच जाएगा? ये मैं आपसे भी व्यू चाहता हूँ और बाकी पैनलिस्ट बिल्कुल, और आप इस पर व्यू बनाएं और व्यू दें। आप लोग चार्ट्स के हिसाब से देंगे, जाहिर सी बात है, और मैं दूंगा फंडामेंटली, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना है अगले 5 मिनटों का। और 5 मिनटों का इंतज़ार इसलिए करना है क्योंकि ONGC के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा, शायद बहुत बड़ा। क्या होने वाला है वो हम बताने वाले हैं और वो बताने के बाद हम ओपिनियन लेंगे कि ONGC ऊपर जाएगा या नीचे। थोड़ी सी देर आशु जी करिए इंतज़ार, उसके बाद आपके दूध का दूध पानी का पानी। तब तक आइए एक काम करते हैं, जय ठक्कर भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। जय, पहले तो दिल से बधाई स्वीकार करें, और जो आपका आज का सुबह का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने का इरादा था, और आपका भी और नितिन जी का भी, मैं शायद मन से पूरी तरह से साथ नहीं था, मुझे लग रहा था कि सही है या नहीं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त निकला और शानदार दोनों ही कॉल ऑप्शन आपने और नितिन जी ने दिए जो दौड़ लगाते हुए नजर आए। अब उन पे एक बार अपडेट दे दें, प्रॉफिट बुक करना है या अभी भी रुकें थोड़ा? अनिल जी, मेरा व्यू वही था कि 280-300 के जोन पर निफ्टी नोट आ सकता है, ये लेवल्स टेस्ट कर सकता है। आई थिंक एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू अनिल जी, अब 11,300 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो निफ्टी में कंफर्ट आएगा। कहीं ना कहीं ऐसा एग्री कि बैंक निफ्टी में थोड़ा एक अच्छा रिवर्सल आया है, तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी में अगर यहाँ पे किसी को प्रॉफिट मिल रहा तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन कॉल था आपने भी और नितिन जी ने भी। नितिन जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही तगड़ा चल रहा है निफ्टी के मामले में, निशाना जो लगाते हैं गजब का लगाते हैं। दीप 2:30 बज चुके हैं, एक काम करें कि पहले जब तक ONGC पर लिंक तैयार हो वरुण का, और हम उनसे पूछेंगे कि ONGC के लिए क्या बड़ा होने वाला है, उसकी डिटेल ले। उससे पहले जल्दी से 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं जी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बताते हैं स्ट्रैटेजी का।
अनिल जी, मॉर्निंग तेजी के बाद जो डाउ फ्यूचर्स फिसले हैं सर, उन्हीं लेवल्स पर अब अटके हुए हैं। 200 सवा 200 अंकों की गिरावट है डाउ फ्यूचर्स में, कोई बदलाव नहीं हुआ है पूरे दिन वहां पर। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग 1% की गिरावट दिखा रहे हैं, तो वहां पर तो दबाव क्लियर है सर। यूरोप की भी सुस्त शुरुआत हुई है, हालांकि यूके के बाजारों में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया था, पर अभी भी अगर आप देखेंगे तो आधे % तक की गिरावट यूरोप के बाजारों में आपको दिख रही है। एशिया में मिली जुली क्लोजिंग रही। हांगकांग आज काफी स्ट्रांग रहा, हालांकि यहाँ पर भी क्लोज में एंड में बिकवाली आई, पर फिर भी लगभग 0.5% की तेजी रही, पर निक्के में 1.5% की गिरावट आई है, तो वहां से भी थोड़े कंसर्न है। हालांकि ये दोनों मार्केट्स आने वाले 2 दिनों के लिए बंद रहेंगी, तो शायद उसके लिए आपने देखा है कि थोड़ी मुनाफा वसूली वहां पर हुई। तो थोड़े वीक ग्लोबल क्यूज है सर, पर हम पॉजिटिव हो गए हैं। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए दीप, बात वही है कि मैं क्लोजिंग का इंतज़ार करूंगा। अगर क्लोजिंग वापस से 11,300 के ऊपर और 21,500 के ऊपर होगी तो ही हम फ्रेश खरीदारी करेंगे, नहीं तो मेरे लिए डेटा ये इस लेवल पर खरीदारी का संकेत नहीं दे रहे हैं। उसका रीज़न बता दूं, मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। पहले 11,200 के नीचे नहीं जाएंगे, ये एकदम कंफर्टेबल डेटा नजर आ रहे हैं। 11,200 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं और 11,200 के कॉल्स पर 36 लाख शेयर। आज ही लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट बना है, 14 लाख और 16 लाख का पुट और कॉल में। तो 11,200 के आसपास आते ही आपको शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये इत्मीनान रखिए। तो शॉर्ट कवरिंग का आपको एक सपोर्ट मिल गया 11,200 के आसपास। तो नीचे की रिस्क आपको पता है 11,175, 11,200। कल का लो हमने 11,181 का बनाया था, आज का लो बनाया हमने 11,184 का, यानी कि 11,200 के आसपास खरीदारी है, परफेक्ट है। कल का हाई हमने 11,305 कुछ बनाया था, आज हमने हाई बनाया है 11,295 का, लगभग वहीं 5 पॉइंट कल ऊपर, आज 5 पॉइंट नीचे। 11,300 पार करना मुश्किल है। 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से कॉल्स में हाईएस्ट है, उसमें से 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो फ्रेश खरीदारी करने के लिए मेरे लिए 2 जगह है। पहला 11,200 के आसपास, दूसरा 11,300 के ऊपर टिकने पर। इन दोनों में से एक चीज होगी तो हम फ्रेश खरीदारी करेंगे, बाकी अभी कुछ नहीं करेंगे। 11,275 पर नो फ्रेश ट्रेड। तेजी का ट्रेड है, आप होल्ड करिए। फ्रेश करना चाहते हैं 11,200 के आसपास आए तो लीजिए, और या फिर 11,300 पार होने दीजिए। तो मेरे लिए जब तक 11,300 पार नहीं होता, फ्रेश तेजी का ट्रेड यहाँ नहीं लेना है। बैंक निफ्टी 21,200, 21,300 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रहा है। 21,200 के पुट पर 7 लाख शेयर हैं, 21,300 के कॉल पर 8 लाख शेयर हैं। अब कॉल राइटर्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये दिख रही है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट ज़्यादा हो गए हैं निफ्टी के मुकाबले में। निफ्टी में कम है, निफ्टी में भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन और बैंक निफ्टी में है शॉर्ट ज़्यादा। तो अब बैंक निफ्टी में आप देखिए 21,400 तक लगभग 25 लाख शेयर शॉर्ट है, और आप 21,400 के ऊपर हैं, और 21,500 पार करने के बाद आपके लिए और 12 लाख शेयर शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो 21,500, 21,550 आखिरी बाधा है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये लेवल पार करके बैंक निफ्टी निकलता है तो 21,650 से लेकर 21,800 हो सकता है आज ही आ जाए। जी हाँ, और ये तब जबकि आपके लिए डाउ फ्यूचर्स 200-250 नीचे है। उसके बावजूद हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि डाउ फ्यूचर्स नीचे या आपको मुझे ही पता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बाजार बढ़ रहे हैं। कौन जाने अमेरिका के बाजार ही रात को घूम जाए और वो मजबूत हो जाए, या फिर कल की कल देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल मजबूती अच्छी दिख रही है स्क्रीन पर, इसमें कोई डाउट नहीं। और सुबह जिस तरह से 10:30 बजे, 11:45 बजे के आसपास एकदम से बाजार तेजी से घुमा, जिसमें 300 पॉइंट निफ्टी भागा और लगभग 75 पॉइंट बैंक निफ्टी एकदम से भागा, उसने संकेत दे दिया। अब वो संकेत कुछ भी हो सकता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पैकेज आने की उम्मीद, या लोन मॉरेटोरियम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, या ग्लोबल मार्केट अच्छा हो जाए, क्या कुछ हो सकता है पता नहीं, लेकिन स्क्रीन बहुत मजबूती के साथ दिख रही है। 21,500 के ऊपर टिकने पर मैं फ्रेश खरीदारी बैंक निफ्टी में करूंगा, या फिर मैं 21,300 के आसपास खरीदूंगा। तो दोनों में से जो भी हो वहां पर मैं देखूंगा। तो फिलहाल मेरे लिए वेट एंड वॉच है। तेजी की पोजिशन अगर है तो फिर उसे होल्ड करने की राय है। जी दीप। ओके, तेजी की पोजीशन है तो होल्ड करिए, ये आपके लिए क्लियर बात है, बट फिलहाल फ्रेश बाइंग नहीं करिए। यहां से अगर और अपवर्ड मोमेंटम मार्केट में आता है, थोड़ा और अच्छा मूवमेंट आता है मार्केट में, तो फिर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए क्लियर संकेत आ रहे हैं अनिल जी की तरफ से। तो नजर रखते हैं बाजार के एक्शन में। पर जैसा अनिल जी कह रहे थे, काफी सारा एक्शन है, भरपूर स्टॉक्स हैं जो फोकस में आए हैं, जिसकी वजह से आप बाजार में अच्छी गर्मी देख रहे हैं इस समय। और निफ्टी बैंक भी अब 21,500 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि होल्ड नहीं कर पा रहा है। कई स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आए हैं, ब्रेकआउट दिखा रहा है एक टाइटन। बंसल जी, सुबह से ये एक्शन में है, पहले भी आपसे चर्चा हुई है स्टॉक पर, अब 1200 के भी ऊपर गया है, तो अब 1200 के ऊपर दोबारा कन्विक्शन दिखेगा टाइटन में, जिस तरह से मूव आई है अभी? बिल्कुल दीपांशु, टाइटन का टेक्निकल रुझान बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मैं और कुणाल जी इसी पे चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। इसने एक नेकलाइन को तोड़ा है,
1195 1195 की एक नेकलाइन को तोड़ा है, तो हम कॉल के लिए वेट कर रहे थे, थोड़ा समय बिताया, बट एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। और टेक्निकली इस ब्रेकआउट का पहला टारगेट 1228 से लेकर 1235 का जोन पड़ता है, तो जिनके पास है होल्ड करें और नई खरीदारी भी इन स्तरों पे की जा सकती है। ओके, तो टाइटन मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, नई खरीदारी की जा सकती है। डेज हाई पर है और 1200 के ऊपर गया है, नजर रखिए इस स्टॉक पर फिलहाल। ग्रासिम ये एक स्टॉक और है जहां पर आप मूवमेंट देख रहे हैं। एक तो सीमेंट स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, वहां से यहां पर पॉजिटिविटी आ रही है। दूसरी ऑफ कोर्स आज वोडाफोन आइडिया की एजीएम है, जहां पर फंड रेजिंग पर शायद कुछ चर्चा या डिसीजन संभव है, ऐसा मार्केट अनुमान लगा रहा है। जय, ग्रासिम का चार्ट देखिए, थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, डेज हाई पर है, 2.5% की तेजी है। कुछ इंटरेस्ट है, कोई ट्रेड बनता है इस पर? दीपांशु, इसमें लगातार हमें एक अप ट्रेंड देखने मिल रहा है ये स्टॉक में। एक ओवरऑल वीकली या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो एक स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। यही चीज़ है दीपांशु के, इसमें 2-3 दिन का अच्छा एक मूव आता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है। बट क्लोजिंग बेसिस पर अगर देखा जाए दीपांशु, तो ये बहुत ही एक स्विफ्टली एक अच्छी तरह से अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऑन द लो साइड अब ये स्टॉक में एक अच्छा बेस है, करीब पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताऊंगा 660 के आसपास, 660 675 आप समझ सकते हैं कि ये ग्रासिम का बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट रेंज है। जब तक ये रेंज को होल्ड कर रहा है, इसका अपर एंड ऑफ द चैनल लगभग 785 आता है पहला टारगेट, और दूसरा आएगा 825 का। तो 825 तक तो जिसकी ऑलरेडी पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। इनफैक्ट किसी को फ्रेश क्रिएट करनी भी है तो आई थिंक ये जो मैंने सपोर्ट रेंज आपको बताई, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस आप इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। डेफिनेटली पोजीशन या तो ट्रेंड में कहूंगा शॉर्ट टर्म वो अप ट्रेंड है और वो इंटैक्ट है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम पर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में थोड़ी देर में होंगे शामिल। तब तक एक बार फिर से स्वाति हमारे साथ जुड़ रही हैं और स्वाति के पास है एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए स्वाति से जानते हैं क्या है खबर, किस सेक्टर को लेकर, किन कंपनियों को लेकर। स्वाति बताइए। जी सर, पहले एक्सक्लूसिव खबर आपको यही मिलेगी। ये इस बात का हम दावा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम आपके लिए वाकई ऐसी खबर लेकर आ रहे हैं जिसमें ये आपने पहले नहीं देखी कहीं। सरकार का एक और नोटिफिकेशन की बात करूंगी और सेक्टर जूट सेक्टर के लिए है ये एक अच्छी खबर, क्योंकि सरकार ने ये जारी किया है नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कंपल्सरी यूज था जूट का फॉर पैकेजिंग मटेरियल उसको ओके किया है। इनफैक्ट उसको एक्सटेंड किया है उसके टाइम पीरियड को। तो 30 जून 2020 को ये खत्म हो रहा था, अब उसका एक्सटेंशन 30 नवंबर 2020 तक दे दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ जूट बढ़ेगा और ये अच्छी खबर है अगर हम जूट कंपनीज की बात करें उनके लिए। तो ये एक खबर हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आए, ये ऑफिशियल हो चुकी है, तो ये खबर पे मोहर भी लग चुकी है सर। नोटिफिकेशन आ चुका है और ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है? जी सर। ओके, तो अब नवंबर 2020 तक जूट का इस्तेमाल जो पैकेजिंग में करना है वो अनिवार्य किया जाएगा। पहले जून 2020 तक ये किया गया था, अब इसको एक्सटेंशन मिल गया है और नवंबर तक के लिए ये एक और रिलीफ जूट कंपनियों के लिए। आमतौर पर इसे रिव्यू किया जाता है और रिव्यू करने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसे आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त की, जूट कंपनियों के लिए एक राहत की बात, जो नवंबर तक के लिए जूट के इस्तेमाल पर, जो पैकेजिंग में जूट के इस्तेमाल पर जो सरकार ने कहा था कि ये करना पड़ेगा आपको, ये जो आदेश जारी किया था उसको आगे बढ़ा दिया और उसके लिए नोटिफिकेशन सरकार जारी कर चुकी है। तो इन जूट वाली कंपनियों पर, पैकेजिंग वाली कंपनियों पर आपको रखना है फोकस। आइए सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हों, उससे पहले जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक स्टॉक है कोटक बैंक, जहां पे मुझे अच्छा एक रिवर्सल नजर आ रहा है लोअर एंड पर। 1270 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अनिल जी, और इसके टारगेट ऊपर में मुझे लग रहा है 1320 से लेके 1360। तो इसीलिए इसका 1300 का कॉल ऑप्शन जो 36 के आसपास मिल रहा है इसको लेकर चलना है। 27 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 36 पे खरीदना है, 27 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट अनिल जी जो इसका बनता है वो है 47, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 51 का। 47 एंड 51 ये दो टारगेट्स के लिए 1300 का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है कोटक बैंक का। अनिल जी, ये जो पूरा एक बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो कोटक बैंक ने जो एक लोअर लेवल से रिवर्सल दिखाया था 1230 से लेकर अभी जो मूव आया था 1290 तक का, इंपल्सिव मूव है क्लियरली
एक अवर्ली चार्ट्स पर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, और उसका एक करेक्शन हो चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। फिर से ये स्टॉक ने अवर्ली चार्ट्स पर एक फिर से अच्छी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर वगैरह दिया और फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी दिया है, अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए ये स्टॉक को खरीद कर चल सकते हैं हम लोग। 4751 ये 2 टारगेट्स के लिए 27 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1300 का कॉल ऑप्शन कोटक बैंक, 36 बाय प्राइस, 27 स्टॉप लॉस प्राइस, जिसकी जरूरत ना पड़े। 4751 2 टारगेट ऊपर के। आइए सेठी साहब है तैयार, बिगुल के साथ करते हैं स्वागत शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। सर बताएं, स्वागत है आपका। पहली पिक एक है, अनेक है? अनिल जी 2 पिक है, एक कैश मार्केट की और एक F&O स्पेस से। तो पहले कैश से शुरुआत कीजिए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो कैश मार्केट का आज का स्टॉक है वो स्टॉक एक फार्मा कंपनी है, एक मिड साइज फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है थेमिस मेडिकेयर। ये कंपनी एपीआई के कारोबार में तो है ही है, इसके अलावा कंपनी का जो मेन फोकस है वो पेन मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर और एंटी इन्फेक्टिव्स बनाने का है, जो कि इस कोरोना के दौरान बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो सिर्फ 12 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के है। रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। डेट इक्विटी रेशियो 0.48 का है और पिछले 3 साल में प्रॉफिट्स में 30.87% की कैगर से ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। FY19 में जहां 13 करोड़ का नुकसान था कंपनी को, वहां FY20 में 15 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। जून क्वार्टर के भी नतीजे अच्छे थे। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, कोई प्लेज नहीं है और DIA अराउंड 9% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है जो 345 के आसपास के लेवल से यहाँ पे खरीदना चाहिए। 370 के टारगेट है शॉर्ट टर्म में और 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। 330 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी, 370 के टारगेट के लिए। ये है राय थेमिस मेडिकेयर में खरीदारी। मेरे ख्याल से पहले एक बार जैन साहब ने भी शायद इसे रिकमेंड किया था। जैन साहब ने क्या आपने किया हुआ पहले सेठी साहब इसे रिकमेंड? नहीं नहीं अनिल जी, मैंने नहीं किया हुआ है। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो बेहतरीन फार्मा कंपनी, यहाँ पर फार्मा कंपनी पर फोकस बरकरार है सेठी साहब का। न सिर्फ थेमिस, कल भी आपका फार्मा स्टॉक ही था ना, कल अल्बर्ट डेविड। यस। अच्छा हाँ, एक F&O का स्टॉक भी आप बताएं सर। अनिल जी F&O स्पेस से आज खरीदारी करने की सलाह है। बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2260 के लेवल पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल से बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले वीक में यानी मंडे ट्यूसडे तक वी वुड सी लेवल्स ऑफ 2325 रुपीज ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस रखना है 2235 रुपए का। मुझे लगता है ये स्टॉक में भी, जैसे मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ, कि ये जो रिटेल इनका कारोबार है उसमें जो डील्स हुई है, जैसे 3 डील्स का तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गया है। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है वहाँ पे और कुछ डील्स के अनाउंसमेंट आ सकते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मेरी सलाह रहेगी कि इस लेवल पे खरीदे 2325 के टारगेट के लिए। हीरो और डॉक्टर की तरह चलेगा ये भी? बिल्कुल लग रहा तो ऐसे ही है अनिल जी, लग रहा तो ऐसे ही है। एक्चुअली कल परसों बहुत अच्छा मौका था 2180 2190 के लेवल पे खरीदारी करने का, बट अभी भी जिस तरह के न्यूज फ्लो एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है। और मैं तो अपने क्लाइंट्स को, लोगों को यही बोलता हूँ कि इस स्टॉक को लेके बिल्कुल दिवाली तक शांति से बैठना चाहिए और मुझे लगता है 2500-2600 के लेवल दिवाली तक आ सकते हैं स्टॉक। हाँ 2500-2600 दिवाली तक? बिल्कुल अनिल जी। अच्छा तो निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल भी बताओ, अगर 2500-2600 रिलायंस होगा तो। मुझे लगता है 11,600 11,700 की तैयारी है ना, ज्यादा होगा फिर तो। 2500 रिलायंस हो गया, 2600 तो कहाँ 12,000। अब की बार 12,000 सेठी साहब। वो सुमित जी है क्या आज? अभी सुमित जी बुधवार को नहीं होते ना, प्रॉब्लम ये है। सुमित जी कल वापस मिलेंगे। कल उनसे बात करिए। बिल्कुल, लेकिन आपकी बात पर राकेश जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। राकेश जी बताइए। देखिए मैं ना सेठी जी को एक एज अ फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ। देखिए सेठी जी थोड़ा सा संभल के टारगेट दीजिए। जो व्यूअर्स है ना वो फ्यूचर नहीं खरीदेगा, ना स्टॉक खरीदेगा, वो 2500 और 2600 की कॉल खरीदेगा और 2480 होने पर भी आपको ट्रोल करेगा, तो थोड़ा बच के। सेठी साहब तो हमारे एक्टिव ही नहीं है ट्विटर पे। सेठी साहब ये सब मोह माया से दूर हो चुके हैं, ये इस मोह माया में आप पड़े हैं। और वैसे बाकी भाई साहब जो भी आपने एडवाइस दी है बंसल जी, वो सेठी साहब को बिल मत भेज देना कंसल्टेंसी फीस वाले एडवाइस जी का, ये वाली मुफ्त वाली मानी जाएगी। लेकिन चलिए सेठी साहब की तरफ से राय है 2300 और 2350 के टारगेट के लिए फिलहाल रिलायंस में खरीदारी करने की। तो रिलायंस दिख रहा है मजबूत, यहाँ पर करें आप खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब, ये 2 बेहतरीन पिक्स
हमें देने के लिए और शॉर्ट टर्म के लिहाज से। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और उसके बाद जो आ रहा है जिसका आपको इंतजार रहता है, हीरो या जीरो ट्रेड। जी हाँ, हीरो या जीरो ट्रेड आ रहा है, और देने वाले कौन है? नन अदर देन वन एंड ओनली वन, आशु मदान साहब। तो आशु जी का हीरो या जीरो ट्रेड आएगा, उससे पहले नितिन जी लगाएंगे निफ्टी पर निशाना बिगुल के साथ। बताएं नितिन जी। अरे आपका सुबह का तो कमाल कर गया भाई साहब, बहुत ही गजब। 11,200 का कॉल ऑप्शन एट द मनी वाला, आपने 60 रुपए में लेने का बोला था 40 के स्टॉप लॉस के साथ, और जिन्हें डर लगे उन्हें 11,300 का कॉल भी बेचने के लिए कहा था। 40 रुपए में स्ट्रेटेजी बनी, क्या करना है सर? देखिए 11,200 की कॉल जो हम लोगों ने सुबह 59 में ली थी वो 101 तक ऊपर गई थी, अभी वापस से थोड़ी देर पहले नीचे आई है, बट मुझे लगता है कई लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। 40 रुपए ऑप्शंस में इंट्राडे में मिल रहे हैं। वैसे अगर बुक नहीं किया है तो भी होल्ड करना चाहिए। डेटा पॉजिटिव है, 11,200 का काफी अच्छा सपोर्ट है। आज मुझे बाइंग डेटा दिख रहा है, खास तौर से बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में 25% का ओपन इंटरेस्ट एक दिन में ऐड होना, यानी 100 में से 25% आज ही ऐड हो गया और बैंक निफ्टी बाउंस कर रही है, तो ये कल के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। उसको देखते हुए नया ट्रेड बना सकते हैं। 11,250 की पहले कॉल ले लेते हैं, ये करीब 45-46 में मिल रही है। 11,250 की कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 25 रुपए का होगा और टारगेट करीब 85 से 90 रुपीज का होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 11,300 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, नीचे से बाउंस हुआ है, शॉर्ट कवरिंग आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो 11,200 की कॉल जो सुबह ली थी उसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके बाइंग प्राइस पे रख लीजिए, और अगर नया ट्रेड लेना है तो 11,250 की कॉल 25 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। ओके, 11,250 का कॉल ऑप्शन इन द मनी कॉल ऑप्शन लेना है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस, 85 रुपए और 90 रुपए के टारगेट के लिए। नितिन जी कितने में मिल रही है अभी ये कॉल? 46 रुपीज में मिल रही है अनिल जी, 46 रुपए का आसपास। परफेक्ट। ओके, तो निफ्टी में तो ये, और बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड? बैंक निफ्टी में अनिल जी डेटा काफी एक स्प्रेड क्रिएट करेंगे रादर नेकेड कॉल लेने में। इसमें हम एट द मनी यानी 11,500 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जो मुझे 128 में मिल रही है, और इसको 21,500 की कॉल ऑप्शन लेकर के 21,800 की हम कॉल ऑप्शन बेच देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मुझे जो खर्चा आ रहा है वो अनिल जी 90 रुपीज का खर्चा आ रहा है। एक कॉल लेके एक कॉल बेच रहे हैं, 300 पॉइंट की स्प्रेड है, यानी 90 रुपए के खर्चे पे बनाएंगे, और इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 50 रुपए का, यानी कि मुझे 40 रुपए का रिस्क लेना है। 40 रुपए का रिस्क लॉस होगा तो एग्जिट कर जाएंगे, और अगर ऊपर 21,700 के आसपास आएगी तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए 21,700 के आसपास आएगी, तो तब क्या अंदाज से क्या भाव हो जाएगा जो 90 रुपए का स्प्रेड है? 200 के आसपास 90 रुपीज का स्प्रेड है ये, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो वो स्प्रेड आपको 200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि जो 21,500 है वो मेरी इन द मनी हो जाएगी और ऊपर वाली एक्सपायर हो जाएगी वर्थलेस। तो 200 पॉइंट भी अगर मूव होती है तो ये 90 रुपए वाली स्प्रेड आपकी डबल हो सकती है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नितिन जी की तरफ से यहाँ पर राय है आपके लिए ऑप्शन खरीदारी करने की। निफ्टी में खरीदना है 11,250 का कॉल ऑप्शन, और बैंक निफ्टी में खरीदना है 21,500 का कॉल ऑप्शन, लेकिन सामने 21,800 का बेचना भी है, ये ध्यान में रखिए। 21,500 का एक ले लीजिए, 21,800 का बेच दीजिए, 90 रुपए में बन जाएगा आपका ये स्प्रेड, और 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए तक के टारगेट के लिए आपको करनी है यहाँ पर खरीदारी। आइए, हीरो या जीरो, ये है वो ट्रेड जो आप जानना चाहते हैं, और बताने के लिए नन अदर देन आशु मैदान साहब। आइए बिगुल, आशु मैदान साहब के लिए हीरो या जीरो ट्रेड का। आशु जी बताइए सर, कौन सा ट्रेड ढूंढा है आपने, हीरो या जीरो, कल की एक्सपायरी के लिए? हाँ जी अनिल जी, कल की एक्सपायरी के लिए। और ट्रेड अनिल जी अपने पास क्या करें अनिल जी, डीएनए में ही प्रॉब्लम है, तो कॉन्ट्रा ट्रेड है। ओके, ट्रेड अभी अनिल जी क्लाइंट से शेयर किया हमने बैंक निफ्टी की, लेकिन लेना अनिल जी भाव, क्योंकि हीरो या जीरो में छोटा ट्रेड होता है और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो 21,000 की अनिल जी पुट लेने के लिए हमने बोला है 25 से 30 रुपए के बीच में। 30 शुड बी दी हाईएस्ट प्राइस। अभी 25.5 का लो बना है। अभी मैं जब आपको मैसेज कर रहा था तब ये जब बैंक निफ्टी बहुत उछल के ऊपर हुआ था, तो अनिल जी 25 से 30 रुपए के बीच में ये बैंक निफ्टी का पुट लेना है 21,000 वाला। और अनिल जी स्टॉप लॉस तो 5 या 10 रुपए है और टारगेट 3 से 4 गुना का है कि 100 रुपए भी हो सकता है ये। अनिल जी थोड़ा एस्पायरिंग ट्रेड है, तो बैंक निफ्टी में हीरो या जीरो, लेकिन लेना अनिल जी अपने भाव से है। लेकिन अगर किसी को रिवर्स स्प्रेड भी बनाना है तो अपना दिमाग लगा के अनिल जी वो बना सकता है। हमारा मानना है कि जो अभी जो स्पर्ट आया है ये आई थिंक शायद आज एनएवीज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अनिल जी ना 11,200 टूट रहा निफ्टी, जैसे मैंने कहा, ना 11,300 के पीछे जो पकड़ो वो भी हो रहा है। तो ना पकड़ना है ना छोड़ना है, इसी के बीच में रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में अनिल जी अभी भी हमारा व्यू अभी टेम्परेरीली नेक्स्ट वीक तक पॉजिटिव नहीं है। तो ये हीरो या जीरो में अनिल जी हमने जो कॉल दिया 25 से 30 रुपए के बीच में, फिर भाव बोल रहा हूँ, अपने भाव से लेना है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 400 पॉइंट नीचे का है, पुट लेना है तो या तो जीरो हो जाएगा, 5 या 10 रुपए रह जाएगा तो काट लें, या फिर अनिल जी इसमें चांसेस है 2 या 3 गुना भी हो सकता है। किस चीज़ पे आप भरोसा कर रहे हैं? यूएस मार्केट पे कि आज अमेरिका बहुत खराब होगा, कल गैप से नीचे खुलेंगे हम? अनिल जी डेटा उल्टा पढ़ने पे हम जरा डेटा, अनिल जी मैंने कहा ना दूसरे तरीके से पढ़ना होता है, क्या करें, थोड़ी सी मजबूरी है। हाँ। तो मतलब उस वजह से अनिल जी लगता है कि कुछ भी हो सकता है अनिल जी, और हर्ज नहीं है उसके अंदर। और क्योंकि बैंक्स में अनिल जी स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रही है, तो बैंक निफ्टी क्यों ऊपर जाएगा, मुझे अभी भी हमें नहीं समझ आ रहा। तो हमारे रिसर्च ने भी ये कॉल दी है, ये हीरो या जीरो आप ही को देख के शायद स्टार्ट की है, तो मेरे ख्याल से शायद पहली या दूसरी कॉल है टू आवर क्लाइंट, तो मुझे लगा कि आपसे शेयर जरूर कर लें। अनिल जी एक और बात करनी है इंपॉर्टेंट, बताइए सर। अनिल जी सुबह जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की डिस्कशन हो रही थी, इस पे कुणाल जी का मैसेज आया कि मतलब ट्रम्प को देख के उनको मेरी बहुत याद आ रही थी एंड ही वाज रिलेटिंग टू। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब हिंदी में भारी वर्ड जैसे वो यूज करते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है या इसका अभिप्राय क्या है, तो उन्होंने बोला इट इज ए बैक एंडेड कॉम्प्लीमेंट। तो अनिल जी मुझे तो ये समझ नहीं आया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली कुणाल जी मेंट ये बैक एंडेड कॉम्प्लीमेंट। रेफर टू दीपांशु भंडारी हमारे पैनल के सबसे बड़े अंग्रेज हमारे दीपांशु जी। आराम से टेक योर स्वीट टाइम, आराम से करिए, कल बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है, कल की एक्सपायरी हो जाने दे, उसके बाद दोपहर 3:30 से 4 के बीच में गुरुवार को आपको, तब तक जल्दी से 1-2 बिगुल बजाने वागले साहब के लिए। BTST का बिगुल, वागले साहब का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी STBT है, भारतीय एयरटेल को बेचना है, इसने 425 का एक सपोर्ट तोड़ा है, मुझे लगता है ये 415 कल के दिन में मिल सकता है। आपका 428 का स्टॉप लॉस, 5 रुपए की रिस्क लेनी है और नीचे में 10 से 12 रुपए मिलने हैं। चार्ट्स के हिसाब से या आशु जी को देखकर? नहीं आशु जी भी वैसे बेरिश ही है, वो थोड़ी बुलिश है। अच्छा, आशु जी बेरिश है क्या आजकल भारती पे? अनिल जी मैं तो मतलब क्या कहते हैं कि पिछली एक्सपायरी पे ये सरेंडर कर दिया था कि इस वक्त देश का हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक भारती है, और अनिल जी ट्रूली ये फैक्ट है बिल्कुल। जितना भी अच्छा हो, आप देखिए जो बिल्कुल शुभम सुबह ठीक कह रहा था, जब वो रिपोर्ट्स आने लग जाती है ना और उसके बाद भी नहीं चलता, तो कंफर्मेशन अनिल जी इस वक्त फंडामेंटल्स काम करेंगे ही नहीं। तो इस वक्त तो बिल्कुल ये फैक्ट है कि देश का सबसे हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक भारती है। अनिल जी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करें, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। परफेक्ट, ठीक बात है। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन तैयार है सुमित जी। सुमित जी बताएं सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, मार्केट्स अच्छे खासे रेंज बाउंड मूड के अंदर है और वैसा ही मूड माहौल सब गेस्ट एनालिस्ट का होगा, किसी का बाय कॉल आ रहा होगा, किसी का सेल कॉल आ रहा होगा। तो दर्शकों से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कंफ्यूज ना हो। मेरा यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर में 21,500 21,600 का रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक थोड़ा सा दबाव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा लेना चाहूंगा। तेजी में दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी, लेकिन मैं यहाँ पे 21,400 का फुट लेना चाहूंगा। 120-125 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाय बैंक निफ्टी 21,400 फुट, कल की एक्सपायरी वाला 120-125 पे अभी ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस लगाना है 50 रुपए का इसमें नीचे में, और 200 पॉइंट का फॉल यहाँ से बैंक निफ्टी में आ सकता है। ऐसा होने पे ऊपर में 250 रुपए तक का मूव
21,400 के पुट में देखने को मिल सकता है। तो भाई 21,400 पुट एट CMP 125-130 अभी है, 50 रुपया स्टॉप लॉस, और ऊपर में 250 रुपए से लेके 300 रुपए तक का मूव इस पुट के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा सुमित जी, अभी आशीष सर ने बोला कि सर सुमित भाई ने दिया है बैंक निफ्टी पर शॉर्ट कॉल, वो आपको मतलब आशीष जी एक चीज बताइए, ये सुमित जी अगर शॉर्ट कॉल दे रहे तो सुमित भाई, और खाली बाय कॉल दे तो सुमित, ऐसा क्यों? ये ऐसा क्यों? सुमित जी भी इतना सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आशीष जी भाई लगाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी आशु जी ने भी 21,000 का हीरो या जीरो कॉल दिया है बैंक निफ्टी के पुट का, इसलिए सुमित जी आपका सपोर्ट मिला तो उनका दिल बाग बाग हो गया, तो इसके लिए आप आशु जी की तरफ से धन्यवाद स्वीकार कर लें। मैं उनकी तरफ से आपको बोल देता हूँ। ओके, आइए 2:50 हो चुके हैं, बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। स्वागत है बसिन साहब आपका, बताएं सर अपडेट अगर कोई देना है तो, या फिर फ्रेश कॉल्स। अपडेट तो आपको बैंक्स पे दिया है सर, अभी तो 1500 पॉइंट की तेजी है अक्टूबर में, तो जो बैंक्स मिलते हैं लीजिए, एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन, और मंडे को आपको गैप अप दिखेगा। इफ आई वोंट बी सरप्राइज्ड ओवर द वीकेंड देयर विल बी अ बिग पैकेज। तो अभी के लिए 2 बायज हैं सर, और एक होएगा, एक डिलीवरी बेस्ड बाय है जो मैं लोगों को कहूंगा अपने पोर्टफोलियो में शेयर रखें, और दूसरा आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। जी सर, दोनों बताएं प्लीज। तो पहला है सर L&T फाइनेंस, 62 रुपए में लीजिए, 59 का स्टॉप लॉस, 72 रुपए का टारगेट। और दूसरा एक कैश का शेयर है जो मुझे लगता है विल बी बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस गवर्नमेंट सरप्लस, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, 35 रुपए का भाव है, इसमें 33 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 45 रुपए का टारगेट बाय एंड ऑफ ईयर। All government finances will be in the best position and they will be released from state governments and the center. सर So that पिछले will be a 15 very, दिनों very big में beneficiary. सर अगर मैं सही हूं तो पिछले 15 दिनों में इतनी मजबूत आवाज आपकी आज सुनिए सर, बहुत दिनों बाद, सही है? बिल्कुल सर, अब इससे मजबूती होती जाएगी जब तक 12,000 नहीं पहुंचेंगे। वाह, बहुत बढ़िया सर, भगवान ऐसा ही करे। तो बिल्कुल बसिन साहब एकदम मजबूती के साथ बुलिश है। L&T फाइनेंस 62 पे खरीदिए, 59 का स्टॉप लॉस जिसकी शायद जरूरत ना पड़े, 72 का टारगेट ऊपर की तरफ, और खरीदे NCC लिमिटेड 33 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, 45 का टारगेट रखे। ये बसिन साहब की तरफ से राय, 2 बेहतरीन स्टॉक आपके लिए BTST के तौर पर आते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बेहतरीन पिक्स के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, और कुछ और स्टॉक्स आपके लिए आने की तैयारी में है। उसके बाद हम अच्छा 3 बजने वाले हैं, तो ओके अभी तो वक्त है हमारे लिए, थोड़ी देर में जय भी हमें देंगे कैश का ऑप्शन, लेकिन उससे पहले ONGC की बात आप कर रहे थे सर, राइट? तो ONGC में क्या कुछ होने वाला है ये पहले बता दिया जाए। तो हमारे साथ तैयार हैं इस वक्त वरुण। देखिए अनिल जी, होता ये आपका माइक पहले से शायद मेरे ख्याल से हाँ काम कर रहा है। हाँ काम कर रहा है। अच्छा 2 मिनट में आपके माइक को ठीक करते हैं, म्यूट है क्योंकि जो आवाज़ जा रही मेरे माइक से आ जाए, मैं नहीं चाहता मेरे माइक से आपकी आवाज़ जाए। ओके लेकिन हाँ तब तक मैं आपको बता दूं कि दिन के हाई पॉइंट के आसपास बाजार आकर थोड़े से रुके, 21,550 का हाई बनाकर वहाँ से 100 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, और 11,295 का हाई बनाकर बैंक निफ्टी लगभग 30-35 पॉइंट नीचे, लेकिन ठीक है अपने लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिख रहा है इस वक्त। ओके ONGC जिस पे आशु जी कह रहे थे कि क्या ये 50 रुपए हो सकता है, हो भी सकता है 50 भी और 100 भी, दोनों में से कहीं भी कुछ किधर भी हो सकता है, मतलब हाँ बीच में ही है 70 के आसपास। तो 50 कब होगा और 100 कब होगा, इसकी आपको पूरी डिटेल्ड एनालिसिस दे देते हैं। पहले बताइए वरुण। देखिए अनिल जी, 50 होना या 100 होना इसके गैस के प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड होता है। दरअसल साल में 2 बार गैस की जो प्राइसेस है उसमें बदलाव होता है, एक अप्रैल में एक अक्टूबर में होता है, और अब अक्टूबर आ गया है, यानी कि कल से गैस की जो कीमतें हैं उसमें बदलाव होना है। फिलहाल का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो अगर गैस के प्राइसेस में बदलाव हुआ तो ये कीमत हो जाएगी 1.9 MMBTU, है ना। करंट प्राइस है 2.39 MMBTU। करंट माहौल को देख के तो अगर जो करंट फॉर्मूला है उसको देखें तो जाहिर सी बात है कि गैस की जो कीमतें हैं वो गिरनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ONGC को इसी साल करीब 6,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस होगा सीधा नुकसान। हाँ, क्योंकि ये अभी जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वो करीब 3.7 MMBTU के कॉस्ट पे प्रोड्यूस करते हैं, और अगर 1.99 ऐसा करो, एक मिनट ये है ना MMBTU तो कर दो साइड में, ये अपने तो फिर भी इतनी रट्टा मार के MMBTU बोल देंगे, बाकी लोगों का क्या।
तो अभी ये कर रहे हैं 3.7 पर। हाँ बराबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है Cost जो of फिलहाल दाम है वो 2.9 है, तो ऑलरेडी ये नुकसान में तो 2.39 है, ठीक है, तो ऑलरेडी नुकसान में तो है, लेकिन अगर करंट फॉर्मूला के हिसाब से इसको रिवाइज किया गया तो ये आ जाएगा 1.9 पे, यानी कि यहाँ से हाँ 1.90 370 वाला जो गैस निकाल रहे बेचना पड़ेगा 1.90 पे, 1.90 पे, बराबर तो है, इसके चलते आधे से कम दाम पे, आधे दाम पे ऑलमोस्ट, तो हो जाएगा 6,000 करोड़ का नुकसान। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। हाँ, तो अगर ऐसा हुआ और कल से गैस प्राइस रिवाइज हो गई और 1.9 हो गया तो हो गया ओएनजीसी को नुकसान। ठीक है, लेकिन हो ये रहा है अनिल जी की सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो बेंचमार्क है उसको चेंज किया जाए। फिलहाल जो बेंचमार्क है वो दरअसल वेटेड एवरेज है यूएस, यूके, कनाडा और रशिया के जो गैस प्राइसेस है उसके हिसाब से, लेकिन सरकार चाहती है कि एक जो जापान कोरिया मेकर करके नॉर्थ एशिया में एक बेंचमार्क लिया जाता है अलग से, तो उसको बेंचमार्किंग किया जाए। उनके भाव ज्यादा है क्या? हाँ, उनके भाव काफी ज्यादा है, वो करीब 5 के आसपास है, 5 MMBTU। अगर ऐसा हो गया तो सीधा ये जो इनका जो प्राइस हो जाएगी 2.39 से, हाँ 2.39 से, हालांकि वो डिस्काउंट पे होती है, करीब $1 डिस्काउंट पे चलती है प्राइस, तो अगर ये हो गया तो $3.5 से $4 MMBTU पे आ जाएगी प्राइस। अगर ऐसा हो गया तो ये ओएनजीसी के लिए तो छप्पर फाड़ न्यूज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो फिर स्टॉक हाथ में आने वाला नहीं है आपके। अगर ऐसा हो गया तो ये सब डिपेंड होगा कल के ऊपर, ये कल ही हो जाएगा, कल जो भी प्राइस होगा कल होगा। ये अगर 1.9 हो गया तो ये कल होगा, और अगर 3.5 या 4 हुआ तो हो सकता है कल के बाद भी हो, थोड़े दिन लग सकते हैं। अंदर की बात क्या है, होगा क्या? कुछ पता चल रहा है मार्केट में? ये बातें चल रही है कि शायद कल गैस प्राइस चेंज ना हो, कुछ ही ना हो, हाँ सरकार वेट करना चाहेगी, बट क्योंकि आपके पास कंपल्शन भी है कि 1 अक्टूबर को आपको करना ही है, अच्छा, तो नेवर नो क्या हो। लेकिन यही है कि अगर 3.54 हो गया तो फिर हो गया 100 रुपए, लेकिन अगर कम हो गया तो हाँ, लेकिन इसके साथ और एक बात याद रखिए, अगर ये प्राइस बढ़ गई ना तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट फर्टिलाइजर कंपनीज और पावर कंपनीज और सीएनजी कंपनीज पे होगा, उनके लिए खराब हो जाएगा। आशु जी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन बरकरार है। अब आप बताओ 50 के 100? अनिल जी, मुझे तो पोल करवाना था, प्लीज मेरे भी आप पे पोल कर दीजिए ना। नहीं, ये पोल फिर इसका मतलब तो फिर यही है कि पोल फिर मंडे को करवाया जाए, एक बार जब ये आ जाए कि या तो दाम घटेंगे या बढ़ेंगे या सरकार फैसला ही नहीं लेगी, तो 3 बड़ी चीजें, इसलिए मेरे ख्याल से ये मामला थोड़ा अटकता हुआ दिख रहा है मार्केट में। लेकिन बस है कि शायद ना प्राइस चेंज हो और कुछ सरकार उस तरफ बढ़े कि इसका बेंचमार्किंग चेंज, और कुछ नहीं हुआ तो समझ जाओ कि सरकार उसी तरफ बढ़ रही। नहीं, कुछ नहीं भी हुआ तो भी पॉजिटिव है, ओके, और अगर बढ़ भी गया तो पॉजिटिव है। सिर्फ अगर 1.9 पे आ गया तो फिर समझ लीजिए तो खराब है, नेगेटिव है, और फिर शायद हो सकता है महीने भर। तो आशु जी ने जो आशु जी की रिक्वायरमेंट हम ऐसे तो टाल नहीं सकते, तो आशु जी की रिक्वायरमेंट पे एक बार जल्दी से मैं है ना कुणाल जी से राय ले लूं। कुणाल जी, चार्ट पर राय दीजिए ओएनजीसी। अनिल देखिए, चार्ट में तो अभी तक कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, जिस तरह ये सारा कुछ माहौल अभी फार्म बिल को लेकर के चल रहा है, मुझे उम्मीद कम है कि अभी गैस की कीमतें बढ़ेंगी। यहाँ पर मुझे अनिल जी एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है जो कि 73 रुपए के आसपास है। 73 जब तक क्रॉस नहीं होता खरीदारी की राय नहीं है। ओएनजीसी पर मैं भी बेरिश हूँ अनिल जी। ओके, ओएनजीसी पर बेरिश है, चार्ट्स की वजह से भी और आशु जी की वजह से भी, दोनों वजह से कुणाल जी बेरिश है। पहली वजह उन्होंने बता दी, दूसरी मैंने अज्यूम कर ली। आइए वागले साहब का वंडर। जी वागले साहब बताएं। वागले साहब, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। चलिए वापस से हम कनेक्ट करते हैं, तब तक जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, डिफेंसिव स्पेस में से एक स्टॉक लेकर चलना है, टेक महिंद्रा वो है, आईटी में से। तो अनिल जी, इसका 800 वाला कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो करीब अभी आपको 31 से लेकर 3140 ये रेंज में मिलेगा। इसको खरीद कर चलना है अनिल जी। इसमें जो ऊपर में टारगेट, पहला वाला टारगेट बन रहा है वो है 42.40 एंड दूसरा टारगेट बन रहा है 47। 42.40, 47 ये 2 टारगेट्स के लिए टेक महिंद्रा का 800 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। नीचे में हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे करीब 26 रुपए 50 पैसे पे। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा है अनिल जी। टेक महिंद्रा अपने प्रीवियस स्विंग रेजिस्टेंस को निकाल रहा है 790,
और अभी जस्ट निकाला है, तो मैं कहूंगा एक फ्रेश ब्रेकआउट है और ये स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में बहुत ही क्लियरली ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे 815 से लेकर 825 तक की पूरी जगह बनती है ऊपर की तरफ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपर एंड ऑफ द चैनल तक जाएगा जो 825 तक के लेवल्स है। सुनील जी, इसका कॉल ऑप्शन डेफिनेटली लेकर चलना चाहिए। टेक महिंद्रा का 2650 जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस, 42, 40 एंड 47 ये टारगेट्स रहेंगे 800 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के। 800 का कॉल खरीदना है टेक महिंद्रा का, ये है आपके लिए जय ठक्कर की तरफ से रहा है। आइए वागले साहब के साथ हमारा कनेक्शन फिर से हो गया, बिगुल बजाते हैं वागले के बंडर का। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एचडीएफसी लाइफ ने एक स्विंग लो तोड़ा है, मल्टीपल स्विंग लोस को तोड़ा है। 562, 562.50 के करंट भाव से बेचे। ये मेरा मतलब आज और कल का कॉल है। मुझे लगता है कल के दिन में 552 एक 10 रुपए की मूव आनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 567 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी लाइफ पर बिकवाली की राय। 552 का टारगेट, 567 का स्टॉप लॉस, 562 के करीब आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पर बैंक्स में हमने थोड़ी देर पहले एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी और उसमें एक रिकवरी जो लीड कर रहा था वो था एचडीएफसी बैंक का। आज एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्यपुरी साहब से कुछ काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से बैंक्स में भी जान आई है, स्पेशली एचडीएफसी बैंक में। क्या है ये कमेंट्स, उनका किस तरह से समझना, चलिए जानते हैं पूजा त्रिपाठी के साथ। पूजा, बताइए क्या क्या कहा है पुरी साहब ने। जी, पहले तिमाही के नतीजे को देखते हुए तो लग रहा था कि बैंक काफी ज्यादा दिक्कत में थी, लेकिन अब जो नतीजे आए हैं बैंक की माफ कीजिएगा, जो प्रेशर हुआ है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें आदित्यपुरी की तरफ से जो बयान आए हैं वो काफी एनकरेजिंग थे। उनका कहना था कि बैंक का जो कारोबार है वो प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुका है। काफी सारे सेगमेंट में अच्छा सुधार भी देखने को मिला है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ी है, जिसमें कि खास करके कंज्यूमर और रिटेल लोन में अच्छी बढ़त देखने को मिली है और ऑटो, एफएमसीजी, एसएमई सेक्टर में भी ग्रोथ धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि लौट रही है। कुल लोन बुक में हम बता दें आपको कि रिटेल लोन का करीब 60% योगदान है, तो यहाँ पर अगर सुधार होता है तो बैंक के लिए काफी पॉजिटिव होगा। यही नहीं, अब अनलॉक 5.0 की बात भी की जा रही है, जिसमें कि रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को और भी ज्यादा राहत देने की बात की जा रही है, जिसमें कि बैंक का एक्सपोजर भी है, तो इससे भी उनके लोन बुक को सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। आज का जो अनाउंसमेंट है अगर उसकी बात करें तो एक फेस्टिव ट्रीट्स 2.0 नाम से बैंक ने एक लॉन्च किया है। ग्राहकों को देखते हुए, त्योहारों पर मांग को देखते हुए ये लॉन्च किया है। इसमें ऑटो, पर्सनल, बिजनेस ग्रोथ लोन पर 50% कम प्रोसेसिंग फीस दी जाएगी। टू व्हीलर्स लोन पर 0 प्रोसेसिंग फी होगी और सभी ब्रांड्स के साथ लगभग एलजी, सैमसंग, एप्पल, जितने भी बड़े ब्रांड्स का आप नाम ले सकते हैं, उनके साथ करार कर लिया है ईएमआई सुविधा के लिए। और वर्क फ्रॉम होम में बढ़ते इस जुड़े प्रोडक्ट से डिमांड, यहाँ पर डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हम देख रहे हैं कि काफी सारे ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। लगभग सभी ने, सीएलएसए, रेस सिटी, नोमुरा, जेफरीज, सभी ने यहाँ पर बाय रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है कुछ समय पहले जो रिपोर्ट आई थी, और लक्ष्य भी जो बढ़ाकर वो दिख रहा है वो 1450 से 1325 के टारगेट यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस देख रहे हैं बैंक के लिए। बिल्कुल, तो काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है। किरण जी, भरोसा करना चाहेंगे आज जो ये रिवर्सल आया एचडीएफसी बैंक पर, या फिर लगता है कि यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों पर प्रेशर बनेगा? इन जनरल एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा बेस बना दिया है 1040 के आसपास, तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड ही देखने को मिल जाना चाहिए। जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी 21,500 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर 21,500 निकल जाता है तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और कोटक, ये दो बैंक मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस दिखाते नजर आ जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक का नेक्स्ट टारगेट 1100 का देखने को मिल जाना चाहिए कल तक, और इसके ऊपर अगर रहता है तो फिर वापस एक बार बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी एक्सपायरी के चलते। ओके, तो एचडीएफसी बैंक और कोटक दोनों पर नजर रखिए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ पर और एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। ऑटो स्टॉक्स, सुबह शुरुआत अच्छी हुई थी, उसके बाद थोड़े ठंडे पड़ गए, ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है जहां तक ऑटोज का सवाल है, पर ऑफकोर्स बड़ा ट्रिगर रहेगा इनकी बिक्री को लेकर, जहां पर हम सबकी नजर है। वरुण से जान लेते हैं किस तरह का अनुमान लग रहा है सितंबर की बिक्री का। वरुण, बताइए, कुछ अच्छी खबर हो सकती है ऑटो कंपनीज के लिए?
डेफिनेटली देखिए, अगर त्यौहार आ रहे हैं तो त्यौहार के पहले जाहिर सी बात है कि कंपनीज अपनी इन्वेंट्री बिल्टअप करने की पूरी कोशिश करेगी और वो आपको इस बार के नंबर्स में साफ देखने मिलेगा। और इसी के चलते टू व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर की जो सेल्स है उसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, लेकिन इकोनॉमी कमजोर होने के कारण जो कमर्शियल व्हीकल की सेल्स है उसमें दबाव रहेगा। कंपनी स्पेसिफिक बात करूँ तो पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति की सेल्स साल दर साल 25% बढ़ेगी, लेकिन M&M की 15% गिरेगी। टू व्हीलर्स में रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है यानी कि आयशा मोटर्स की जो सेल्स है उसमें 2.5% का गिरावट होगी, लेकिन हीरो मोटर चैंपियन होगा जहाँ पे 10% बढ़ेगी। बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स की सेल्स में भी बढ़ोतरी होगी साल दर साल। वहीं सीवी सेल्स की बात करें तो आयशा मोटर्स हो या अशोक लेलैंड, दोनों में यहाँ गिरावट होगी, 7 से 26% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ट्रैक्टर्स में M&M और एस्कॉर्ट्स दोनों की सेल्स साल दर साल तो अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, 15 से 20% की। मंथ ऑन मंथ भी 75 से 80% के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। तो टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स और जो ट्रैक्टर्स है उसकी सेल बेहतर रहेगी, कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स ढीली रहने वाली है। ओके, तो टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स गाड़ियों की सेल्स पर नज़र रखिए। ट्रक्स की बिक्री या कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री अभी भी थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, बट एक्शन भरपूर है ऑटोज़ में। आज थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं, सुबह टायर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कल भी अच्छे एक्शन में रहे, आज ज़्यादा मूवमेंट वहाँ पर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रोटेशन ज़रूर हो रहा है, पर ऑटो बिक्री यहाँ से जो आंकड़े आएंगे वहाँ पर बाजार का रिएक्शन इंटरेस्टिंग रहेगा। टाटा मोटर्स फिर भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और टाटा मोटर्स DVR आज अच्छा उछाल दिखा रहा है 4.5-5% के, पर उसके अलावा ज़्यादा ऑटोज़ में एक्शन उतना भरपूर नहीं है। पर कई और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है आज के ट्रेड में, जल्दी से उन पर ही नज़र डाल लेते हैं। अमर राजा पर अब निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। जय, अमर राजा एक्साइड दोनों काफ़ी एक्टिव रहे, फिर थोड़ी सुस्ती हुई 2 दिनों की, अब निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आई है, ट्रेड के लिए तैयार हो रहे हैं। क्लोजिंग में कोई ट्रेड बनता है BTST में भी? देखिए, मैं कहूंगा कि एक्साइड में तो अभी भी ब्रेकआउट आना बाकी है दीपांशु। इसमें तो ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है 170 के ऊपर ही। 170 निकलता है तो डेफिनेटली 180 185 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। जहां तक अमर राजा का सवाल है, मैं कहूंगा इसमें बहुत ही अच्छा रिवर्सल लोअर लेवल से देखने मिला है एंड यहाँ पे तेजी अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ पे नीचे में 750 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। ऊपर में 776 780 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में 1-2 दिनों में दीपांशु। ओके, तो बैटरी स्टॉक्स पर नजर रखें, यहाँ पर आप अच्छी तेजी बनते हुए देख सकते हैं। पर आइए जय के लिए बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं जय का कैश ऑप्शन क्या है। बताएं जय। दीपांशु, मैं कहूंगा कि एक हाई रिस्क ट्रेड है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी पर ही है। मैं तो यहाँ पे लॉन्ग साइड पर देना चाहूंगा। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का है, 21,460 के आसपास ट्रेड कर रहा है दीपांशु स्पॉट में, तो हम ये करेंगे 21,600 का कॉल ऑप्शन नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का लेंगे, दैट इज 8 अक्टूबर का। ये करीब मिल रहा है 292 के आसपास, तो 292 के आसपास ये खरीदिए 21,600 का कॉल ऑप्शन 8 अक्टूबर ये वीकली एक्सपायरी का। थोड़ा दीपांशु मैं कहूँगा कि एक ट्रंकेटेड वीक है, तो शायद प्रीमियम्स में हमें अगर मार्केट साइडवेज रहा तो थोड़ा बहुत एक फॉल देखने मिल सकता है। यही रिस्क है, इसीलिए मैंने कहा कि हाई रिस्क ट्रेड है। तो इसमें हमें स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का लगाना है। स्टॉप लॉस रहेगा करीब आधा, हम रखते हैं करीब 145 का, तो 192 पे हम खरीद रहे हैं, 145 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर पे टारगेट भी थोड़े अग्रेसिव रखते हैं, तो टारगेट पहला वाला जो बनकर आ रहा है वो है 414 का एंड दूसरा बनता है 447, 414, 447, ये 2 टारगेट्स के लिए 21,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं बैंक निफ्टी का। इसका एक ही रीजन है दीपांशु कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में, मैं कहूँगा खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में जो रिवर्सल आया है, आई डोंट वांट टू इग्नोर दैट, उसमें कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आया, तो इसलिए लॉन्ग साइड पर ट्रेड करके चल सकते हैं और ऑप्शन एक बेस्ट जरिया रहेगा। तो आई थिंक ये ऑप्शन में खरीद कर चल सकते हैं। जय, अगले हफ्ते का क्यों ले रहे हो, कल का क्यों नहीं? जी अनिल जी, अनिल जी जनरली मैं एक्सपायरी के एक दिन पहले हमेशा ही नेक्स्ट वीक का ही देता हूँ, और कल मैं पर्सनल एक अनिल जी एक छुट्टी पर भी हूँ पर्सनल वर्क के कारण, तो एक नेक्स्ट वीक का ही लेकर चलूँ। अरे छुट्टी में तो कल फिर मस्ती की पाठशाला में। जी अनिल जी, मैं मिस करूंगा डेफिनेटली। एक टॉपिक जो आपने चुना है, इनफैक्ट अनिल जी वही वीक ये टॉपिक आया है जो वीक में मैं छुट्टी पे हूँ। इनफैक्ट
कौन से एक्सपर्ट से आप कौन सी डिश खाना चाहोगे, तो अनिल जी ये मैं आपको मैसेज तो करूंगा और होपफुली वो फ्यूचर में मुझे मिले भी खाने को एज अर्ली एज पॉसिबल, बट डेफिनेटली मिस करूंगा अनिल जी कल मस्ती की चलिए भिजवा दीजिएगा आपकी फरमाइश। लेकिन हमारे दर्शकों को बता दूं कि निराश ना हो, जय नहीं है तो आप उन्हें मिस तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उनकी जगह पे हमने स्पेशल इनविटेशन दिया है अजय बग्गा साहब को। तो अजय बग्गा साहब कल हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। स्पेशल वो गेस्ट अपीयरेंस होती है ना फिल्मों में कि जिसमें एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए आते, तो बग्गा साहब कल हमारे साथ स्पेशल अपीयरेंस के लिए मस्ती की पाठशाला में होंगे। एक्चुअली हम कोशिश तो करते हैं, चाहते भी हैं कि और गेस्ट को शामिल करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आधा घंटे का शो है, बड़ी मुश्किल से भागते दौड़ते पूरा करना पड़ता है और हर हफ्ते 35-36 मिनट का हो जाता है, चाहिए 25 मिनट का, तो बड़ा फिर उसके बाद मुश्किल होता है। इसलिए लेकिन फिर भी जय नहीं है, लेकिन हम बग्गा साहब को कल बुला रहे हैं और बड़ा मज़ेदार शो होगा। कल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है और उसी पर हमने ये रखा है कि टॉपिक ये होगा कि आप अपने किस एक्सपर्ट्स के हाथ की कौन सी बनी हुई डिश चखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं वेजिटेरियन। और इसके साथ ही हाँ, कल एक और चीज़ है, कल पहली तारीख है। पहली तारीख को सिर्फ इस लिहाज से मत रखिए कि आपके लिए कमाई हो, सैलरी आए, पैसे आए, ज्ञान भी बढ़ता है पहली तारीख को। जी हाँ, पहली तारीख कमाई का भी दिन है तो ज्ञान बढ़ाने का भी दिन है, दोनों में बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, और ज्ञान बढ़ेगा कल सुबह 11 बजे। बग्गा साहब जुड़ेंगे हमारे साथ हर महीने की पहली तारीख की तरह कल भी एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। तो जी हाँ, बग्गा साहब से करेंगे हम चर्चा दुनिया भर के बाजारों में। और ये महीना तो बेहद अहम है क्योंकि नवंबर के महीने में पहले हफ्ते में 3 नवंबर को अमेरिका में होंगे राष्ट्रपति के चुनाव। उससे पहले का हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से बेहद अहमियत वाला। अमेरिका में राहत पैकेज, कोरोना के मामले, ढेर सारे मुद्दे जिन पर बग्गा साहब से करनी है बातचीत। तो 11 बजे का ये विशेष शो मिस मत करिएगा। ओके, बात निकल गई तो मैंने कहा यही आपको बता दूं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो इंतज़ार रहेगा स्पेशल शो का और ऑफ कोर्स मस्ती की पाठशाला का भी। लंबा वीकेंड भी आ रहा है सर, पर उससे पहले कई स्टॉक्स है सर जहां पर नज़र डालनी चाहिए। मज़गांव डॉक का आईपीओ चल रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि शानदार रिएक्शन आ रहा है मार्केट्स का। 3.8 टाइम्स ऑलरेडी भर चुका है ये, और उसका इफेक्ट आप देखिए जो बाकी रिलेटेड स्टॉक्स हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन अगर देखें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आता है यहाँ पर, कल भी तेजी थी। गार्डन रीच का अगर आप चार्ट पुल अप करेंगे इस समय 12.5% का उछाल आ रहा है। इस समय निफ्टी 500 की टॉप गेनर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 12.5% के उछाल के साथ। तो एक बार इसकी चार्ट चेक ले लेते हैं कुणाल जी के साथ, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड में भी खरीदारी आ रही है। हालांकि 3-3.5% की खरीदारी उधर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स GRSE में अगर देखें तो 12-12.5% का उछाल है। कुणाल जी, डायरेक्ट वो आईपीओ का ही रिलेशन यहाँ पर भी आते हुए दिख रहा है, पर चार्ट क्या बता रही है, यहाँ से और एक्शन दिख सकता है इस चार्ट में? देखिए, आज सवेरे से ही तेजी है दीपांशु, और इसमें जो वॉल्यूम हुआ है वो लगभग 1.5-2 महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। 15 लाख शेयर से ज्यादा का कारोबार NSE पर हुआ है। मुझे लगता है कि और स्टीम बाकी है इस मूव में, जो कि आज शुरू हुआ है। 225 रुपए तक इसमें कोई बाधा नहीं है, तो 10 रुपए की तेजी और बन सकती है, लेकिन इन स्तरों पर नई खरीद की मेरी राय नहीं है। मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ऑफ हो जाएगा, तो यहां पर इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पोजीशन है उनको मेरी राय रहेगी कि 225-230 के आसपास प्रॉफिट बुक करके बाहर आए। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि काफ़ी तेज़ बढ़ चुका है। बट डेफिनेटली जिस तरह से एक्साइटमेंट मज़गांव डॉक के आईपीओ पर है, उसका आप डायरेक्ट कोरिलेशन गार्डन रीच और टू सम लेवल कोचिन शिपयार्ड पर भी देख रहे हैं। एक और काफ़ी एक्टिव कैश स्टॉक, किरण जी जरा इस पर नज़र डालिए। एस्ट्रल पॉली, यहाँ पर भी हम बढ़िया तेज़ी देख रहे हैं। 1000 के लेवल्स पर से यहाँ पर बाउंस बैक आया है, अब 1300 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है स्टॉक। फिलहाल डेज हाई पर है, 1225 की तरफ है। क्या कोई ट्रेड है इधर? चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1275-1280 के आसपास के है, तो वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है 1190 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1190 के ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस के साथ नज़र रखिए। पर एक और एक्टिव कैश स्टॉक आपके लिए जो है वो है एस्ट्रल पॉली। रैमको सिस्टम्स, यहाँ पर आप 5% का सर्किट देख रहे हैं, वहाँ पर भी नज़र रखिए। अच्छी खरीदारी आ रही है। कुछ डिफेंस स्टॉक्स में भी हम एक्शन आते हुए देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक्टिविटी है। और इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड फिर से एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपने लगातार हमारे एक्सपर्ट से राय ली है, सेठी साहब भी इसके बारे में बात करके गए हैं। जय, ICICI लोम्बार्ड 1300 के लेवल्स पर आ रहा है ये स्टॉक, अब यहाँ से और तेजी दिखाएगा?
देखिए दीपांशु, ये स्टॉक क्लियरली एक साइडवेज कंसोलिडेशन ट्रेंड में चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अपने 200 डेमा को अच्छा होल्ड कर रहा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में वहीं से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने मिला है। सो 1250 के लेवल्स जब तक होल्ड कर रहा है, ऊपर में हमें ये स्टॉक 1400-1450 तक के लेवल्स डेफिनेटली दिखा सकता है। एक चीज मैं कहूंगा दीपांशु, ये स्टॉक की हैबिट है, ये हैबिट ये स्टॉक की कि एक अच्छा मूव आता है, उसके बाद कंसोलिडेशन देखने मिलता है, फिर से एक अप मूव आता है और फिर से कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। तो ये चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि ये कंसोलिडेशन अभी नहीं तो इन फ्यूचर ऊपर की तरफ ही हमें ब्रेकआउट देगा, जब तक ये 1250 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये है ICICI लोम्बार्ड पर आपके लिए राय आपके लिए आ रही निफ्टी पर 11,200 का कॉल ऑप्शन जो नितिन जी ने आपको सुबह दिया था खरीदारी करने के लिए। नितिन जी का कहना है कि 105 का टारगेट दिया था और 104.80 का हाई इस कॉल ऑप्शन में लग चुका है। साइन सेल डिलीवर टारगेट हिट। नितिन जी की राय प्रॉफिट बुक कर ले, डन फॉर द डे। तो सुबह 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय नितिन जी ने भी दी थी और सुबह जय ने भी दी थी 11,200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। जय का भी टारगेट 98 और 106 का था, 106.90 ऑलमोस्ट डन। अब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी तो वापस जय ने अभी आपको राय दे दी है। जय का कैश का ऑप्शन जो है, ये कैश का ऑप्शन में आपने बैंक निफ्टी खरीदने की राय दी है, राइट? बैंक निफ्टी बिल्कुल अनिल जी, 21,600 का कॉल ऑप्शन अगले हफ्ते वाला। अच्छा, ये अभी कल आप जैसे छुट्टी पे आपने बोला इस चक्कर में आप अगले हफ्ते का दे रहे हो, कल अपडेट भी नहीं देंगे? ऊपर नीचे कुछ हो गया तो? अनिल जी मैं मार्केट में रहूंगा नहीं, तो अब अगर अपडेट मिलता है मुझे तो डेफिनेटली दे दूंगा अनिल जी। मगर अनिल जी आपका तो ध्यान रहता ही है अनिल जी, आपको तो हमारे से ज्यादा याद रहता है। तो मुझे ये पता है कि अपडेट तो आपकी तरफ से ही पहले आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी पोजीशन का, आपकी रिकमेंडेशन का हम ध्यान जरूर रख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, एंजॉय करें हॉलीडे। 4 दिनों की लंबी छुट्टी एंजॉय करेंगे। फ्राइडे छुट्टी है ही है, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है। मंडे तो आ जाएंगे ना जय? बिल्कुल अनिल जी, मैं संडे से ही वापस आ जाऊंगा अनिल जी। इससे ज़्यादा तो अलाउ भी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ ओके तो चलिए आइए। नहीं तो फिर क्या है, वो और कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको देख के ना कुणाल जी, राकेश जी, बाकी सब लोग मांगने लगेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाती है। और कभी ऐसा रहे तो चुपके से अलग से बोल दिया करो, सबके सामने बोलने में ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर किसी को मना नहीं कर सकते, आप समझ रहे ना? तो ओके चलिए, लेकिन कल की छुट्टी आप जरूर एंजॉय कीजिए। और इस बीच बाजार स्टेबल है और 11,250 के आसपास निफ्टी, 11,450 के आसपास बैंक निफ्टी। एक स्टॉक जो काफ़ी तेज़ी से गिरा है पिछले कुछ मिनटों में वो है सेल स्टील अथॉरिटी। किरण जी जरा इसके चार्ट्स पर नज़र डालिए और बताइए क्या हो रहा है। आज मेटल्स वैसे तो कमज़ोर हुए हैं, सभी कमज़ोर हुए हैं, टाटा स्टील भी कमज़ोर है, नैल्को कमज़ोर है, इनफैक्ट वेदांता तक कमज़ोर हो गया। और क्या चाहिए, ये बताइए सेल में क्या हो रहा है और क्या लेवल्स हैं इसके लिए? नहीं अनिल जी, सपोर्ट के बहुत नजदीक है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट 33, 32, 80 के लेवल्स रहेंगे। ये अगर निकलता है तो ही एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, पर मेरा मानना है कि इसी रेंज में 33 और 36 इस रेंज में ही ट्रेड करता नजर आ जाना चाहिए स्टील अथॉरिटी। ओके, तो ये है आपके लिए स्टील अथॉरिटी पर राय इस वक्त। BPCL 9% नीचे, लेकिन BPCL के साथ साथ कॉनकोर ये एक और स्टॉक है जो लगभग 3% नीचे हो गया। तो कॉनकोर में भी नुकसान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। BPCL, कॉनकोर, ये डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट। आशु जी आपकी क्या राय है इन पर? अनिल जी, डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया था कि जितने का भाव नहीं है, जितनी बार लोगों के पैसे चले गए इसके अंदर। तो अनिल जी पिछली बार एक स्प्रेड बनाया था BPCL का, वो गलती हो गई और कुणाल जी ने, राकेश जी ने बता दिया था 405 का स्टॉप लॉस है। बट अनिल जी इतना गिरने के बाद अब इन भाव से थोड़ा सा रिस्क के ऊपर एक ट्रैक्शन आएगा, फिर नई डेट आएगी। बट अनिल जी अनफॉर्चुनेट चीज़ है इन स्टॉक्स के अंदर कि मतलब गवर्नमेंट के चलते इन स्टॉक्स में जितनी बार भी ऊपर जाते हैं डाइवेस्टमेंट के चक्कर में उतनी बार नीचे आते हैं। और ये 400-500 कर करके BPCL ने मेरे ख्याल 4 बार कर लिया होगा, इतने का भाव नहीं है जितनी बार ये नीचे आ चुका है। तो अनिल जी मतलब बहुत ही खराब लगता। तो इसी कैटेगरी में एक यही एक्सेप्शन मैं मानता था, बाकी तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोल इंडिया, IOC, ONGC ये सबसे बिल्कुल दूर रहते थे अनिल जी। बिल्कुल एक डिसिप्लिन था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी डिविडेंड हो, कुछ भी मुझे लुभाने में नहीं, इसके लुभावना जो मुझे लगेगा कभी नहीं आना। बट एक BPCL डाइवेस्टमेंट का कभी, और अनिल जी ध्यान हो आपको, हर बार मैं कहता था स्प्रेड से, क्योंकि इनका धोखा बहुत बुरा होता है और हर बार होता है।
बिल्कुल, बीपीसीएल पर तो नज़र रखिए क्योंकि लगातार डाइवेस्टमेंट डेडलाइन डिले हो रही है। हालांकि सरकार और कंपनी दोनों की तरफ से आ रहा है कि इसी साल विनिवेश पूरा हो जाएगा, बट फिर भी स्टॉक पर प्रेशर है, अब 350 के लेवल्स पर फिसल चुका है। पर आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी है मार्केट्स बंद होने में, जल्दी से जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, ग्लोबल संकेतों में तो कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि डाउ तो और फिसल चुका है। इस समय 250 अंकों की गिरावट डाउ दिखा रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 1% की गिरावट दिखा रहा है। यूरोप के बाजार भी सुस्त हैं, 0.5% तक की गिरावट यहाँ पर भी है। सर, तो बताइए, कुछ करके जाना चाहिए जिस तरह से ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं? नोटा है दीप, और लेना है तो फिर पुट लेना चाहिए। पता नहीं, मैं तो सुबह भी बैंक निफ्टी का पुट लेने का सलाह दिया था, लेकिन वो टाइमिंग गलत हो गई, और वैसे भी लग भी रहा था कि दोनों तरफ के ट्रेड है, इसीलिए मैं, नहीं तो आमतौर पर फ्यूचर्स सीधे बोलता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस कम ही था, इसलिए मैंने कहा भी था कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। तो पहली चीज़ तो है कि डाउ फ्यूचर्स को देखकर खरीदारी करने की तो हिम्मत नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि बेहद अहम लेवल के नज़दीक बंद हो रहा है, 21,500 के ठीक नीचे बंद हो रहा है, तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है यहाँ पर कि मैं खरीदारी करके जाऊँ। वही बात वही है, देखिए नितिन जी बुलिश हैं, हमारे जय बुलिश हैं, सुमित जी थोड़े बेरिश हैं, आशु जी तो 21,000 कई पुट सीधा खरीद रहे हैं बैंक निफ्टी का। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि रेंज के हायर एंड के आसपास बंद हो रहे हैं, तो थोड़ा नीचे की जगह ज़्यादा है। 60% चांस है कि हम नीचे खुलें, 40% चांस है कि ऊपर खुलें, तो बेहतर तो ये कि अगर नोटा रखें तो भी कोई हर्ज नहीं, और अगर लेना चाहें तो फिर पुट लेकर जाएं, ज़्यादा बढ़िया है। कल की एक्सपायरी का कोई भी आपको जो समझ में आए वो पुट खरीद कर जा सकते हैं एक चांस लेने के लिए आज से। अदरवाइज़ कुछ ना करें तो बेहतर। पुट अभी थोड़े सस्ते हो गए होंगे चूँकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो चाहें तो 21,400 के आसपास का पुट लेकर जा सकते हैं, और उसकी कॉस्ट कम करनी हो तो 21,200 का बेच दें, 11,200 का पुट ले लें, 11,150 का बेच दें। तो ज़्यादा कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा पैसा आपका बन जाएगा कल सुबह तेजी या मंदी में, तो ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, और करना चाहें तो फिर पुट के जरिए। लॉन्ग करने की मार्केट्स को और एफआईज की बिकवाली को देखकर हिम्मत नहीं है, और शॉर्ट करने जैसा मतलब माहौल तो है, लेकिन बाजार स्क्रीन उतनी कमज़ोर दिख नहीं रही, मजबूत दिख रही है, तो कन्फ्यूजन है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जब कन्फ्यूजन हो कुछ ना करें तो बेहतर, और करना चाहें तो फिर शॉर्ट, सिंपल। जी अनिल जी, क्लियर संकेत है कि कंफ्यूजन है इस समय बाजार में कि करें तो क्या करें, क्योंकि भारतीय बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं, पर ग्लोबल क्यूज काफी कम। आशु सर कुछ जोड़ना चाहते हैं इस पे? आशु सर जी बोलिए सर। नहीं अनिल जी, मैं तो अभी आपने कहा कि सुमित के लिए कमेंट किया था, तो अनिल जी मैं उस वक्त भी ये कहना चाहता था कि कॉन्ट्रा ट्रेड में और बेच के जाने में तो ना एक इनहेरेंट रिस्पेक्ट मेरी तरफ से होती है। तो अगर जितनी सुमित को दी आपको 3 टाइम्स अनिल जी, अनिल सर, अनिल भाई, आप जो कहेंगे सर आपके लिए, क्योंकि आपने भी पुट की खरीदारी की दी। अच्छा, मैं अब तक ऐसे समझ जाता कि आप में चैनल का मैनेजिंग एडिटर इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आज पता चला रेस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि मैं शॉर्ट कॉल भी देता हूँ। नहीं, मैंने कहा सर 3 गुना रिस्पेक्ट, सर 3 गुना रिस्पेक्ट, प्रीमियम बढ़ाया रिस्पेक्ट, प्रीमियम बढ़ाया रिस्पेक्ट। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो चलिए, आशीष जी पुट की तरफ है। आशीष जी, मेरा भी झुकाव पुट की तरफ है, ईमानदारी से ये कि मुझे इन लेवल्स पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहा। खरीदना होगा तो कल खरीदेंगे, वो ऐसा लग रहा है, और ये सिर्फ ओवरनाइट पोजीशन के लिहाज से, बाकी ट्रेंड के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड मजबूती की तरफ बन रहा है। लेकिन वही आज सुबह भी हम जो बात कर रहे थे कि देखिए क्लोजिंग चाहिए एक मजबूत, और वो क्लोजिंग चाहिए आपको कम से कम 11,300 की, और कम से कम 22,050 की ना भी मिले तो कम से कम 21,500 की तो मिले। तो 2 दिनों से 3 दिनों से ये तरफा रहा है, 21,500 के ऊपर बंद नहीं हो रहा बैंक निफ्टी, 11,300 के ऊपर बंद नहीं हो रहा निफ्टी, लेकिन कमज़ोर भी नहीं हो रहा। देखते हैं अब जो भी हो। कल का सेशन बड़ा रहना चाहिए क्योंकि लंबा वीकेंड है, लंबे वीकेंड के पहले दोनों तरफ वाले लोग हैं ना बड़े ताल ठोक के खड़े। और मैं यही कह रहा था कि इस बार बड़े लंबे समय बाद ऐसा देखा कि पहले ही हफ्ते में सीरीज की शुरुआत में पोजीशंस काफ़ी है, डेटा काफ़ी है, नहीं तो 30 से 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट होता नहीं है। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट दबाकर है, अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि शॉर्ट्स भी हैं जो गिरने नहीं दे रहे हैं, मार्केट का मूड माहौल और एफआईज की सेलिंग है जो बढ़ने नहीं दे रही। तो बस बीच में एंजॉय कीजिए, और क्या यही होता हुआ दिख रहा है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, पर जो सितंबर महीने में यूजुअली कहा जाता है कि मार्केट्स के लिए खराब महीना रहता है, हमने वैसे ही होते हुए देखा और टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर ही जो वीकनेस आई है वो मार्केट्स को होल्ड कर रही है। तो सर इस महीने बैंक निफ्टी 12.5% फिसला है। उसके मुकाबले अगर आप निफ्टी देखें तो आधे से भी कम की गिरावट है, लगभग 5% की, पर 12.5% आपको बैंक निफ्टी फिसलता हुआ देखा। और सेक्टोरली सेकेंड बिगेस्ट लूजर है आपके मेटल स्टॉक्स, जो मेटल इंडेक्स इस महीने 10% गिरा है। ऑटोज में 2.5% की बिकवाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर रखें तो फार्माज में फिर से हमने रोटेशन देखा है, लगभग 1.5% की खरीदारी फार्मा इंडेक्स में आपने आती हुई देखी है। और साथ ही आईटी से भी थोड़ा सहारा मिला है। तो आईटी फार्मा ने सहारा दिया है, बट डेफिनेटली बैंक्स और उसके बाद मेटल्स सबसे कमजोर कड़ी रहे हैं इस बाजार के, जहां तक सितंबर महीने का सवाल है। चलिए आपको आज के एक्शन के बारे में फिर बता देते हैं किस तरह का एक्शन आज बाजार ने देखा है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हुई है, बट एकदम फ्लैट क्लोजिंग की तरफ आप जा रहे हैं मार्केट्स में। लगभग 20 निफ्टी स्टॉक्स फिर भी पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखे हैं। ग्रासिम सबसे आगे था 3% के उछाल के साथ। सीमेंट स्टॉक्स में हम वैसे भी एक्शन देख रहे हैं। श्री सीमेंट में भी थोड़ी खरीदारी आई। अल्ट्राटेक पॉजिटिव था, बट एंड ऑफ ट्रेड में फिसल कर बंद हुआ। इसके अलावा टेक महिंद्रा यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखी। टाइटन 1200 के ऊपर जाते हुए दिखा आपको ये स्टॉक। डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला यहाँ पर थोड़ी खरीदारी आई और आईटीसी ने थोड़ा सपोर्ट दिया है मार्केट्स को। कोटक बैंक पॉजिटिव में क्लोज हो रहा है। पर दूसरी तरफ बड़ा ब्रेकडाउन बीपीसीएल में 350 के लेवल पर फिसलता हुआ। ईओआई की डेडलाइन एक बार फिर से एक्सटेंड हो गई है। भारतीय एयरटेल बड़ा ब्रेकडाउन, यहाँ पर भी 3.5% की गिरावट आपने आती हुई देखी है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों स्टॉक्स पर आपको प्रेशर दिखा है। आईसीआईसीआई बैंक रिकवर नहीं कर पाया आज के ट्रेड में। इंडसइंड बैंक भारी गिरावट यहाँ पर। आईओसी यहाँ पर भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। बजाज फाइनेंस वीकनेस। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपने थोड़ा प्रेशर देखा है, जिसकी वजह से मार्केट्स में गिरावट आई है। और अगर आप देखें जहाँ तक फ्यूचर्स का सवाल है तो कई और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने प्रेशर बनते हुए देखा था। सेल और जेएसपीएल यहाँ पर आपने प्रेशर देखा है। बीएचईएल पर गिरावट। कॉनकॉर यहाँ पर प्रेशर बनते हुए देखा है। नैल्को, बाटा जो एक आउट परफॉर्मर रहा है वैसे तो। बायोकॉन यहाँ पर भी गिरावट आई है। पीएनबी, वेदांता, डीएलएफ, गेल और फेडरल बैंक कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर प्रेशर बना है। पर दूसरी तरफ टोरेंट फार्मा अच्छा उछाल यहाँ पर 3-3.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर है जहाँ तक वायदा कारोबार का सवाल है। अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेडर फेवरेट रहा है पिछले कुछ दिनों से और अच्छा मोमेंटम अभी भी इसमें दिख रहा है। 2.5% की तेजी। कैडला हेल्थ केयर मॉर्निंग में यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको खरीदारी की भी राय दी थी। 2% की तेजी से साथ बंद हो रहा है। ब्रिटानिया, नेस्ले, एचयूएल, एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन रहा। डाबर एक और स्टॉक जहां पर आपने 2.5% का उछाल देखा है, अच्छी खरीदारी आती हुई। एशियन पेंट्स यहां पर लगातार खरीदारी का ट्रेंड है, आज पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन भी था। हैवेल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मैरिको, अदानी पोर्ट्स, मैक्स फाइनेंशियल, अमर राजा, पेज इंडस्ट्रीज और कोलगेट कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने भरपूर एक्शन देखा है। मजगांव डॉक का आईपीओ चल रहा है, उसके चलते चलते गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। 12% की। एडवांस्ड एंजाइम्स जिसके बारे में सिमी जी बात करके गई थी, 10% की तेजी। सोलारा एक्टिव लगातार तेजी में रहा है। कल आशीष कुकरेजा साहब ने आपको एसपीएल मिड कैप्स में शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की राय दी थी, यहाँ पर भी आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। और कई कैश के सीमेंट स्टॉक्स हैं जैसे कि हाइडेलबर्ग हो, इंडिया सीमेंट हो, जेके सीमेंट हो, यहाँ पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। तो अनिल जी, कैश स्टॉक्स में अच्छा रोटेशन रहा। मिड कैप्स की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही, पर इंडेक्स लेवल पर एकदम सपाट क्लोज होते हुए दिख रहे हैं सर, जहां तक मार्केट्स का सवाल है। बिल्कुल, तो ये घंटी की मधुर आवाज आपकी कानों में गूंजती हुई। 4 पॉइंट पूरे 4 पॉइंट चौके के बराबर ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, और चौका मार के बंद हुआ है बैंक निफ्टी भी ऊपर पूरे 4 पॉइंट, दोनों 4-4 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। और क्वार्टर सेंचुरी 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 38,000 के आसपास। हम जब क्रिकेट खेलते थे हम क्वार्टर सेंचुरी भी सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि है ना हाफ सेंचुरी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। तो 25 भी रन बनाए तो हम ऐसा मानते हैं कि अचीवमेंट हो गया। बंसल जी, आपने भी ऐसा कभी किया है ऐसा कि या क्रिकेट खेला ही नहीं, आपने कहा इन नंबरों के चक्कर में क्या पढ़ना? नहीं अनिल जी, बिल्कुल होती थी। क्वार्टर सेंचुरी होती थी अनिल जी। हाँ। हाफ सेंचुरी, क्वार्टर सेंचुरी अनिल जी, सब कुछ होता था। हाँ। तो ऐसा नहीं है अनिल जी, ये तो आजकल ये बड़े स्क्रीन बड़े गेम हो गए हैं। तब तो अनिल जी हर गली नुक्कड़ में क्वार्टर सेंचुरी होती थी, और अनिल जी बैट भी ऐसे ही उठाते थे जैसे आज उठाते हैं प्लेयर। हाँ, बिल्कुल ये बात तो सही है। जी कुणाल जी। अनिल जी, वैसे बंसल जी दूसरी तरह का क्वार्टर सेलिब्रेट करते हैं अनिल जी। बंसल जी कभी सुधरना भी चाहे ना तो इनका इतिहास इनका पीछा कभी छोड़ेगा नहीं। तो चलिए ओके, आज शाम के स्पेशल कार्यक्रम आपको मैं बता दूं, और स्पेशल कार्यक्रम में है शाम 6 बजे। वैसे तो आप सब लोग बड़े सुपर हिट हैं, फिट हैं, हिट हैं, फिर भी अगर आप अपना अपना अवलोकन खुद कर लें, अपने भीतर झांक कर देखें, और अगर फिर लगता है कि आपके लायक ये शो है
या आपके आसपास वालों के लायक ये शो है तो ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा। शाम के 6 बजे के शो के लिए मैं विशेष ध्यान आप सब लोगों का चाहता हूँ। मोटापा यानी कि भारी वजन और बढ़ी हुई तौंद। जी हाँ, हम खुद या हमारे आसपास के जितने शख्स हैं वो इस समस्या से परेशान हैं। और अब इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट आई है ICMR और NIN। NIN का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी रिपोर्ट के माने तो शहरों में रहने वाले हर एक दूसरे शख्स की टमी निकली हुई। मध्य प्रदेश, समझ गए ना आप, जो उस दिन मैं बता रहा था मस्ती की पाठशाला में पिछली बार बताया ना मध्य प्रदेश का विस्तार, तो सबके मध्य प्रदेश का विस्तार हुआ पड़ा है। वहीं 44% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो मोटापे और ओवरवेट का शिकार है। ठीक है, और गाँव में तो हाल और भी बुरा है। इस रिपोर्ट में BMI इंडेक्स में भी बदलाव की बात कही गई है, यानी कि ये बताया गया कि आपकी आदर्श थाली कैसी होनी चाहिए, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो खाना क्या होना चाहिए। और ये भी बताया गया कि मोटापे के, ओवरवेट होने के क्या क्या खतरे हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज शाम का खास शो इसी पर है। हम आपको बताएंगे कि इस BMI इंडेक्स में जो 5 किलो का बदलाव किया गया है, थाली में से 5 किलो का वजन कम करने की बात कही गई है, इसी पर खास शो है माई प्लेट, जिसका नाम दिया गया है, और इसके हिसाब से 5 किलो कम किया गया है। तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, ये क्यों ज़रूरी है, कौन सी कम होगी, और आज हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान जो बताएंगे इस शो के बारे में। मोटापे का गम 5 किलो कम, डॉक्टर सीमापुरी होंगी हमारे साथ, मेंबर न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन, जो पूरे विषय को बेहद आसान भाषा में आपको समझाएगी। आप भी अपने सुझाव लिखकर भेज सकते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा। 5 किलो कम, मोटापे का गम 5 किलो कम। शाम 8:30 बजे एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर है, और वो अगर हुई तो सबके लिए बड़ी फ़ायदे की होगी, स्पेशली जो जॉब्स में हैं लोग। और वो ये कि अभी आप किसी कंपनी में ना लगातार 5 साल काम करते तो आपको ग्रेच्युटी मिलती है, करेक्ट। नियम बदल सकते हैं, और बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर किसी कंपनी में आपने 1 साल भी निकाल दिया, 1 साल, तब भी आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। जी हाँ, तो उसके सरकार इस बात की तैयारी करी। तो अगर ये बदलाव होते हैं तो आपको 1 साल के बाद भी ग्रेच्युटी मिलने की संभावनाएं बनेगी। ये नए बदलाव होंगे तो किस तरह से होंगे, इसका क्या फ़र्क, क्या असर आप पर पड़ेगा, तो आप मनी गुरु में आज यही शो देखिएगा रात 8:26 पर, कब और कैसे आपको मिल सकती है ग्रेच्युटी। इस पर रहेगा हमारा खास शो, क्या 5 साल पहले मिलेगी ग्रेच्युटी। और आज का हमारा बहुचर्चित शो ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जिस पर काफ़ी रेस्पॉन्स हमें सोशल मीडिया पर हमारे दर्शकों को मिला कि हमने आज उन कंपनियों का पर्दाफाश किया जो मोबाइल लोन ऐप से डिजिटल लोन देने वाली जो कंपनियां हैं, इनका किस तरह का कनेक्शन चीन के साथ है, चीनी निवेशकों के साथ है। ये शो अगर आपने दिन में मिस किया है तो रात को 9 बजे वापस से देख सकते हैं, 8:56 पर, 9 से 10 बजे आपके लिए होगा ये विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। तो ये है आज के तमाम शो, और बाकी कल का तो आपको पता ही है। 11 बजे AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल सुबह ग्लोबल मार्केट्स के पूरे हाल चाल पर, और उसके अलावा 3:30 बजे आपको मस्ती की पाठशाला का डोज मिलेगा पूरा। किस एक्सपर्ट्स के हाथ की बनी हुई कौन सी डिश आप चखना चाहते हैं, और वजह है इस सवाल की, कल होने वाला वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, वेजिटेरियन लोगों के लिए मनाया जाने वाला ये दिन, तो ये डिश वेजिटेरियन होगी, पूरी तरह शो वेजिटेरियन होगा, फैमिली शो। आप आराम से अपने परिवार के साथ देखिए, एंजॉय कीजिए, बार बार रिपीट कर करके देखिए। कल एक बार देख लीजिए, पसंद आए तो सैटरडे संडे को और देखिएगा। ये होगा आपके लिए कल का विशेष शो। आइए, फाइनल क्लोजिंग आ गई 11,247, 25 अंकों की मजबूती के साथ। ये तो क्वार्टर सेंचुरी निफ्टी ने मार दी। ओके, और बैंक निफ्टी 40 अंक मजबूत बंद हुआ है, 4 की जगह 40, और सेंसेक्स 25 पॉइंट के बजाय 95 पॉइंट, 94 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 38,000 के पार। ये फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आती हुई 1/4% की मजबूती के साथ तीनों ही इंडेक्स। ओके, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, शुक्रिया आपका, आशु सर, साथी किरण जी और जय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, और मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।